साउंड आ रही है ना? देखिए तो, कोई देख लेंगे क्या? कन्वर्जेंस वगैरह सबको थोड़ा बहुत आइडिया है ना कन्वर्जेंस के बारे में? ठीक है, अगर कन्वर्जेंस पता है तो काम इजी हो जाएगा। चलिए, तो बेसिक्स डाल दीजिए। और सबसे इंपॉर्टेंट क्लास है ये, मैं बता दूं आपको, इसलिए क्योंकि इसमें थोड़ा ही सा होगा, लेकिन पावर पॉइंट स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका पावर पॉइंट स्लाइड इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब भी लैंडफॉर्म्स की बात करेंगे क्वेश्चन पूछता है। और मैंने बोला था आपको कि कोई भी पहाड़ वर्ड देख के आइडिया लगा लोगे कि कौन सा क्या है, कौन सा क्या नहीं, आराम से। रणबीर कपूर किस पे फोटो चढ़ के खिंचवाया, किस पे नहीं, आपको आइडिया लग जाएगा। सुन रहे हो? चलो, पीछे वाले को ठंड लगेगी तो गेट बंद कर लेना। ठंड है क्या वाकई में? अच्छा, बारिश भी हो रही है। देखो, जो भी हो, होना है होने दो, अपन लोग पढ़ लेंगे, ठीक है? हर साल ठंड आती है। तो पहला लिखिए, सम बेसिक इंपॉर्टेंट टर्म्स लिख ले होंगे तो ठीक है। उसमें पहला लिखिए फोल्ड माउंटेन। फोल्ड माउंटेन, पहले क्वेश्चन पूछ लेते हैं फिर। सुन लो सुन लो सुन लो सभी लोग, सब लोग अगर रेडी हो गए हो, आसपास देख लो सब ठीक ठाक है, पीछे उछे सब ठीक ठाक है, तो पूरा ध्यान इधर दे लो क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। जो कि मेरा डायलॉग ही है कि हर चीज़ को मैं बोलता हूँ कि ज़रूरी है, क्योंकि ज़रूरी होता है, बहुत मेहनत लगता है भाई। चलिए इधर जोर से पहले रेडी होते एक बार बोलो यस और नो, यस और नो। ये तो बिखरा हुआ आ गया यार, मज़ा नहीं आया। थोड़ा सा एक साथ बोलोगे तो थोड़ा ज़्यादा मज़ा आएगा, ठंड में थोड़ा सा आएगा। जोर से बोलते हैं, पढ़ाऊँ कि नहीं पढ़ाऊँ, यस और नो? चलो, तो पहला लिखो फोल्ड माउंटेन। और फोल्ड माउंटेन लिखने में मैं बोलूं या ना बोलूं, आपको ऑलरेडी बताया था कि फोल्ड माउंटेन किससे बना होगा? कन्वर्जेंस से, ठीक है जी? तो फोल्ड माउंटेन अगर कन्वर्जेंस से बना होगा तो कन्वर्जेंस, तो पहली बात क्लियर है कि आपको दिमाग में रख लेना है कि फोल्ड माउंटेन का संबंध किससे है? कन्वर्जेंस से। कन्वर्जेंस सभी को क्लियर है? दोनों तरफ से फोर्स आ रहे हैं, उठा दिया, कन्वर्जेंस हो गया। डाइवर्जेंस से मैंने बोला था ब्लॉक माउंटेन बनता है। डाइवर्जेंस मतलब दोनों तरफ फोर्स लग रहा था, या तो चीज़ें एक बार धंस गई या चीज़ें एकदम से क्या हो गया, उठ गया। तो कहने का मीनिंग है कि ब्लॉक माउंटेन, पहले ही क्लियर कर देता हूं, ब्लॉक माउंटेन डाइवर्जेंस से कि कन्वर्जेंस से? डाइवर्जेंस से। और फोल्ड माउंटेन कन्वर्जेंस से। ये लॉजिक आपको क्लियर है पूरी की पूरी तरह? बहुत बढ़िया। तो पहला मैंने लिखवाया फोल्ड माउंटेन। माउंटेन्स के देखो बहुत सारे टाइप्स होते हैं, हजारों टाइप, जितना मैं बताऊंगा उसके अलावा भी बहुत सारे हो सकता है, लेकिन हमारे सिलेबस के लिए जितना काम किया उतना काम कर लेंगे। तो जैसे ही आपने लिखा है फोल्ड माउंटेन, तो कुछ टाइप्स ऑफ माउंटेन्स यहीं पे लिख लो और सबका वन बाय वन हम लोग काम कर लेंगे। तो फोल्ड माउंटेन के सामने क्या लिखोगे? कन्वर्जेंस, कन्वर्जेंस ही लिखोगे ना? रिस्पॉन्ड किया करते रहना, ठीक है? गर्मी बहुत है। तो फोल्ड माउंटेन के बाद दूसरा लिखना ब्लॉक माउंटेन, और ब्लॉक माउंटेन के सामने लिखना डाइवर्जेंस। ब्लॉक माउंटेन के सामने लिखना डाइवर्जेंस। अगर आप लोग कुछ नहीं बोल रहे हैं तो मैं मान के चल रहा हूं कि आप लोग लिख रहे हैं, ठीक है? ब्लॉक माउंटेन, डाइवर्जेंस। तीसरा लिखना वोल्केनिक माउंटेन, वोल्केनिक माउंटेन। और चौथा लिखना रेसिड्यूअल माउंटेन, अवशेष, रेसिड्यूअल माउंटेन। बचा खुचा कुछ नहीं सुनते हैं आप लोग? कुछ पहाड़ मरे हुए हैं, कुछ पहाड़ जिंदा है। जीता पहाड़ भाई, जीता पहाड़। एक बोलते हैं मरल पहाड़। तो मरने और जीने का पता नहीं लॉजिक कहाँ से आया, मुझे नहीं पता, लेकिन उसका
चलो किसी तरीके से समझ तो जाते होंगे। हरिद्वार कितने लोग गए हो? एक। अच्छा भैया कहीं 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 गए, कहीं भी गए हो वो लोग हाथ खड़े करें जो घर छोड़ के कहीं भी गए हो। मतलब वो सवाल ही मैंने गलत पूछ लिया था कि घर से बाहर भाई निकलते ही नहीं है। मतलब अभी मैं पढ़ा रहा था वैसे हिंदी साहित्य थोड़ा देर पहले, तो उसमें वही बताया कि नहीं निकल, जैसे बोलते हैं ना रिवाज है कि ससुराल ज़्यादा दिन ना रह के, रिवाज है। मतलब आप सुनेंगे तो ये सब कुछ रिवाज बर्बाद कर दिया और भारत के लोग को, क्योंकि जब तक आप घूमोगे नहीं ना तब तक दूसरी जगह का कल्चर देख नहीं पाओगे, और जब दूसरी जगह का कल्चर नहीं देखोगे ना तब तक आपको यह एहसास ही नहीं होगा कि आप अच्छा हो कि बुरा हो। देखो हमें किसी से राय लेने की जरूरत नहीं, लेकिन देखो इधर आप क्या हो, हर अपने एरिया के स्कूल के टॉपर होगे। जब आईएएस के एग्जाम देते हो तो पता चलता है भाई बहुत सारे लोग टॉपर होंगे। उस दिन आपको औकात लगता है क्या नहीं यार मेहनत करना पड़ेगा, तो आपको क्या समझ आ गया कि नहीं बॉस इतने से काम नहीं चलेगा। जब तक आप उस एग्जाम को नहीं देते तब तक आपको पता चलता क्या नहीं, तब तक आप कहीं फील होता रहे हम फलना एरिया के राम खेलावन सिंह, हम यहाँ के टॉपर हैं, हम पे पूरा लोग मरता है। तो कहने का लॉजिक है कि कंपटीशन इसीलिए किया जाता है कि आप बेहतर हो जाएं। तो इसी तरीके से मैंने यहाँ बोला कि जिस तरीके से इंडिया में लोगों का जाना मना है, और इंडिया में बाहर जाने के कारण दो तीन चीज़ ऐसा होता है कि उनको माउंटेन का ज़्यादा जिक्र नहीं समझ में आता है। और पहली बार कोई पहाड़ी क्षेत्र में अगर आप लोगों में से या कोई भी आदमी जाता है इंडिया का लोग, चूंकि फर्स्ट टाइम जा रहा होता है, तो सर उसका सारा फोकस वीडियो शूटिंग पे होगा। और वीडियो शूटिंग में दो तीन चीज़ होगा, पहले पहाड़ का पूरा खींचेगा, उसके बाद अगर बीच में से नदी जा रही है वो खींचेगा। देखो कितना बढ़िया है, ये आमतौर पर ट्रेंड है। राजगीर कितने लोग गए हो? चलो पूछ ही लेते हैं, बहुत कम हाथ उठे हैं। राजगीर का मौका मिले, फर्स्ट ईयर में पता नहीं कहाँ गए आप लोग, नहीं गए मुझे पता नहीं, लेकिन राजगीर मौका मिले तो चले जाइएगा। कम से कम वहाँ पे जाके उन लोगों को थोड़ा टैक्स वैक्स दे के आइए कि कम से कम बिहार का ही फ़ायदा हो, ठीक है। नहीं तो बगल में आप केसरिया जा ही सकते हैं। केसरिया कितने लोग गए हो? चल जाना, अगर इसमें से भी जो केसरिया नहीं गए भाई जरूर, हाँ हम आपसे हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं, जरूर चले जाए। देखो मैं खुद आमतौर पे ज़्यादा उस तरह से नहीं करता हूँ, लेकिन फिर भी घूम लेना। चलिए जी, फोल्ड माउंटेन, कन्वर्जेंस थोड़ा सा बना लेते हैं, ब्लॉक माउंटेन, डाइवर्जेंस। तीसरा मैंने बोला है वोल्केनिक माउंटेन, वोल्केनो से बनेगा, उसका और भी जिक्र है। एक है रेसिडुअल माउंटेन जो बच गया है, मतलब पहले तो पहाड़ था लेकिन कल मैंने आपको पढ़ाया था वेदरिंग, इरोजन, अरे पढ़ाया था ना। उसके बाद आपका ट्रांसपोर्टेशन, डिपोजिशन, तो हर चीज़ का वेदरिंग तो हो ही रहा है, सूरज हर दिन पड़ ही रहा है, बारिश, धूल, एयर सब कुछ पड़ रहा है, उसके कारण उसमें कुछ ना कुछ टूटेगा। टूटते टूटते जो बच गया है उसी को बोलते हैं रेसिडुअल माउंटेन। तो हर चीज़ को बारीकी बारीकी से समझ लेंगे ताकि काम हमारे लिए आसान हो जाए। दूसरा, यहीं पे माउंटेन के बाद दूसरा पॉइंट लिखना, प्लेट्यू। पहला माउंटेन का हम लोग ये जिक्र कर लेंगे, उसके बाद जिक्र करेंगे प्लेट्यू का, पठार। और प्लेट्यू में दो तीन प्लेट्यू को समझ लेंगे, जिसमें पहला प्लेट्यू लिखिएगा इंटरमाउंटेन, इंटरमाउंटेन प्लेट्यू। देखो जब भी हम बात बोलते हैं इंटर जहां भी शब्द आ रहा है इंटर मतलब होता है बीच में, जैसे मैंने आपको इंटरमीडिएट बोला था, तो इंटर मतलब होता है बीच में। और माउंटेन का मीनिंग होता है पहाड़, माउंटेन का मीनिंग क्या हो गया? पहाड़। तो ऐसा पठार मतलब ऐसा प्लेट्यू जो दो पहाड़ के बीच में हो उसी को बोलते हैं इंटर माउंटेन प्लेट्यू। कुछ बुझा रहा है? सब लोग यही हो ना? प्लीज एक बार और बोल दो ताकि मुझे एनर्जी आ जाए जोर से। यस और नो? फोकस रहना। तो मैंने बोला ऐसा पहाड़ जो, ठीक है सॉरी, ऐसा मैंने प्लेट्यू बोला। और प्लेट्यू का मीनिंग सिंपल है, मैंने बोला था आपको कि प्लेट्यू जब भी बनता है फीजर से बनता है, मतलब ज्यादा चांस है, समझना। फीजर क्या है मैंने ऑलरेडी बोला था। एक बोला था सेंट्रली कि लावा निकला पूरा सीधा, और फीजर होता है कि वो क्या है, ऐसे यूं निकलता गया फैलता चला गया, तो भी भले ही कोनिकल शेप बनाएगा, लेकिन मैंने आपको बोला एक यू निकला ऐसे एकदम सीधा और एक कोनिकल ऐसे बना रहा है, दोनों में फर्क है। दोनों कोन शेप का जरूर है, लेकिन एक कोन फैला हुआ है और एक कोन बिल्कुल क्या है, स्ट्रेट है। सुन पा रहे हैं? तो लॉजिकली कहने का मीनिंग है कि जब प्लेट्यू बोलें तो ऐसा पठार जो दो पहाड़ों के बीच में है उसी को बोलते हैं इंटर माउंटेन प्लेट्यू। एग्जाम्पल आपको खुद से सोच के देखना कौन सा हो सकता है। दूसरा मैं लिखवा देता हूं ताकि देखता हूं किसका कॉमन सेंस कितना अभी यहां पे है। इसमें ए, उसके बाद बी। अब लिखो पिडमोंट प्लेट्यू, पिडमोंट प्लेट्यू। प्लेट्यू का मीनिंग पठार है, पिडमोंट देख लेना, पिडमोंट प्लेट्यू पहले लिख लो, उसके बाद समझेंगे। हम अभी क्या पढ़ रहे हैं?
तो हम अभी पढ़ रहे हैं, हमने कुछ आपको बोला कि माउंटेन का टाइप्स, माउंटेन के टाइप्स मैंने कुछ लिखवाए, फोल्ड, ब्लॉक, उसके बाद क्या लिखवाया जी, रेसिडिवल, वोल्केनिक, और ये कुछ माउंटेन के टाइप्स हो गए। मैंने लिखवाया प्लेटू, प्लेटू में दो प्लेटू का टाइप बोल रहा हूँ, एक बोल रहा हूँ इंटर माउंटेन, दूसरा बोल रहा हूँ पीडमोंट प्लेटू, पठार। इंटर माउंटेन का मीनिंग मैंने फिर से बोला, आगे इसको डिस्क्राइब कर ही लेंगे, लेकिन इंटर माउंटेन का अभी मोटा मोटा मीनिंग मैंने क्या बोला, इंटर मतलब क्या होता है बीच में, माउंटेन मतलब क्या पहाड़, दो पहाड़ के बीच में जो पठार है, जो प्लेट्यू है, उसको क्या बोलेंगे, इंटर माउंटेन। कोई एग्जांपल सोच पाया क्या? दूसरा बोला पीडमोंट, देखो पीडमोंट को हिंदी में कुछ इसका टर्म्स बोलते हैं, ऐसे आप देख लेना, लेकिन इसको बोलते हैं गिरिपद। पीडमोंट को बोलते हैं एक तरीके से गिरिपद। गिरी मतलब जहां पे भी वर्ड यूज किया हो तो गिरी का मतलब होता है जनरली पहाड़, जैसे जितना बोलेंगे ना नीलगिरी ये सब कुछ, तो गिरी मतलब होता है पहाड़, गिरी मतलब वो गिरी मत समझ लीजिएगा, ठीक है। तो कहने का मीनिंग ये है कि पीडमोंट का मीनिंग है गिरिपद। गिरिपद का मीनिंग वो है सिंपल सा कि सर इधर गिरी मतलब पहाड़, पद उसके पाँव में, मतलब ऐसा पठार जो पहाड़ के पाँव में हो। आप लॉजिकली आइडिया बताओगे तो क्या होगा, पहाड़ का हाइट ज़्यादा होगा, प्लेटू का थोड़ा कम होगा, और प्लेन एरिया तो प्लेन पूरा हो ही गया। तो हम ऐसे समझने के लिए अंदाज़ा लगा लेते हैं कि अगर अप्रोक्स 8000, ऐसे खाली कि ये लिखोगे नहीं तब भी अप्रोक्स बोला जाता है कि 8000 अगर मीटर है, 8000 या 800 मीटर, तो उसको माउंटेन मान लेंगे। उसके बाद इससे थोड़ा सा कम जाएंगे तो प्लेटू मान लेंगे, और प्लेन एरिया ये। तो आपको ये डेटा याद नहीं रखना है, आइडिया तो लग ही जाएगा कि कौन सा पहाड़ है, कौन सा पठार है और कौन सा प्लेन एरिया है। तो अब जब हम इसकी बात करेंगे तो आपको दोनों का एग्जाम्पल देखता हूँ, सोच पाते हैं कि नहीं। पीडमोंट का मीनिंग और इंटर माउंटेन का, पहला आप इसका एग्जाम्पल जल्दी से सोचिए कि ऐसा पठार, अब मैं आपको आसान कर देता हूँ, ऐसा कंट्री, ठीक, जो दो पहाड़ के बीच में हो। अब मैप पहले दिमाग में घुमाओ, पूरा वर्ल्ड मैप घुमाओ एकदम ध्यान से, या इंडिया का ही मैप घुमा लो, और तब बताओ कि इसका कौन सा एग्जाम्पल होना चाहिए इंटर माउंटेन का। आराम से सोचो, और वर्ल्ड मैप पहले सोच लो कि इंडिया कहाँ है, यूरोप कहाँ गया, सोच तो पा रहे होगे ना। उस हिसाब से देख के बताओ कि कौन सा होना चाहिए, एक बार सोचो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। 1 सेकंड दे रहा हूँ, देखते हैं किसका दिमाग। कल जो कॉल उसने जवाब दिया था उसका इनाम आज आया है, आज जो जवाब देगा उसको भी इनाम आज हाथों हाथ मिलेगा। तो जो बता देगा ये उसको इनाम मिलेगा, पक्का बात है, एकदम पक्का। सोच सको तो सोच लो। तिब्बत का पठार, शानदार, ताली हो जाए, सब लोग ताली बजाइए भाई, सही बात है। यार तिब्बत का एरिया आपको मैप पे तो ऑलरेडी जिनको थोड़ा बहुत बताया था, ठीक है, नहीं तो आप नॉर्मली देखोगे तो तिब्बत उस क्षेत्र पे है, जैसे इंडिया के पास भी देखोगे, ये तिब्बत रहा, हिमालय का इधर पूरा ये फैला हुआ है, ठीक है, और जस्ट उसके उधर ये जो चाइना के पास है, यहाँ पे एक दूसरा पहाड़ है, और उसके बीच में है तिब्बत। तो मैं अभी आपको डिटेल में तो लिखवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उधर जो आप लोगों को मैंने तियानसेन माउंटेन बताया था, कुछ लोगों को बताऊंगा, कुछ लोगों को नहीं बताऊंगा, तियानसेन माउंटेन। और ये तियानसेन मैंने आपको बताया होगा चाइना में, फिजिकल मैप में बताया था एशिया के जब पढ़ा रहा था तब। तियानसेन जरा कॉपी खोल के देखिएगा, तियानसेन माउंटेन, माउंटेन्स ऑफ चाइना, जहाँ पे मैंने टकला मकान डेजर्टोरा लिखवाया था, वहीं पे तियानसेन लिखवाया था। मैं आपको बार बार एक ही बात बोल रहा हूँ, जिसका मैप का पॉलिटिकल और फिजिकल बढ़िया से रिवाइज है ना, 8 बार 10 बार, गारंटीड बता रहा हूँ 50% करंट अफेयर ऐसे ही खींच देगा वो, स्टैटिक तो आराम से निकाल देगा, गारंटीड के साथ। आप लोग में से क्या प्रॉब्लम कर देते हैं कि पॉलिटिकल समझ लेते हैं, फिजिकल को छोड़ देते हैं। ये दिमाग में रखिएगा, यही सबसे बड़ा, वहीं पे सबसे बड़ा चूक होता है। फिजिकल जो छोड़ रहा है वो प्रीलिम से दूर होता चला जाएगा, इसलिए थोड़ा ध्यान रखिएगा। अगले बार से मैं थोड़ा सा कोशिश नेक्स्ट बैच से करने वाला हूँ कि फिजिकल पे थोड़ा और ज़्यादा मैं लोड दूंगा, लेकिन आपको जितना मैं बता चुका हूँ उतना रिवीजन थोड़ा करिएगा। समझ में आ रहा है, क्योंकि रटवाना। ऐसा प्लेटू जो एक साइड माउंटेन से घिरा हो और दूसरे साइड रिवर से हो, मतलब सी हो चाहे प्लेन एरिया हो, मतलब सुनना, ऐसा देश ही मान लो, ऐसा देश जो एक तरफ पहाड़ से घिरा हो पीडमोंट, और दूसरे तरफ या तो प्लेन एरिया हो या फिर वहां पे कोई वाटर हो, कि कोई रिवर हो, कोई सी हो, समुद्र हो, कुछ भी हो। अच्छा चलो एक बात बताओ, पेटागोनियन प्लेटू मैंने कहाँ पढ़ाया था? पढ़ाया था मैं पेटागोनियन, समझ रहे हो, लिखवाया था मैंने। हाँ तो पेटागोनियन डेजर्ट बोला था, कहाँ बोला था? अर्जेंटीना में। बहुत बढ़िया।
एंडीज कहाँ पढ़ाया था? साउथ अमेरिका में। ठीक, अब ध्यान से समझना, एंडीज का अगर लोकेशन देखोगे तो एंडीज पूरा यूं फैला हुआ था, स्प्रेडेड एस शेप का। तो एक तरफ पहाड़ हो गया, अर्जेंटीना को सोचो, अर्जेंटीना जगह हो गया, तो अर्जेंटीना अगर जगह है तो अर्जेंटीना से भी पास कर रहा होगा, लेकिन एक तरफ पूरा का पूरा फोल्ड माउंटेन है और माउंटेन का नाम क्या है? एंडीज। तो एक ये क्षेत्र जिसके एक तरफ क्या है? माउंटेन है, और दूसरे तरफ उसका क्या है? या तो प्लेन एरिया होना चाहिए, और अर्जेंटीना के बगल में या तो उरुग्वे हो गया, या पराग्वे बोल लो, या जो भी बोल लो, या फिर उसके वाटर होना चाहिए, कुछ भी होना चाहिए। तो हम क्या, अगर साउथ अमेरिका को रफ आइडिया में बनाए तो हम अगर ये बोल रहे हैं माउंटेन हो गया, कौन सा माउंटेन? अरे बोलो, एंडीज। ये सबको पता है भाई, सभी को। और एंडीज है, बीच में ये क्षेत्र हो गया, और इसके बगल में उरुग्वे, पराग्वे, बोलीविया, ब्राजील है ही। तो एक ऐसा कंट्री जिसके एक तरफ माउंटेन हो, दूसरे तरफ क्या हो, या तो प्लेन एरिया हो, या वाटर हो, या सीज हो, उसको क्या बोलते हैं? पीडमोंट प्लेट्यू। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बार इसका और ज़्यादा इंपॉर्टेंस बढ़ गया है, इसलिए पहले ही बोल दे रहा हूं, इसको ध्यान से रख लीजिएगा। अब आप 1 बाय 1 पूरा का पूरा हेडिंग लिखिए जल्दी। तीसरा लिखिए, टाइप्स ऑफ फोर्सेस, बल के प्रकार। टाइप्स ऑफ फोर्सेस, टाइप्स ऑफ फोर्सेस। फोर्स मतलब समझ रहे हैं ना? बल। और एक और बात, हिम्मत मत हारा करिए और सुस्त रहा मत कीजिए, एकदम जैसे भी है कुत्ते फानते रहिए, काम करते रहिए। सिंपल इतना ही सा दिमाग में रख लें। 2023 में जो आप लोगों को डायरी मैंने खरीदने के लिए बोला था, हर दिन का डेली रूटीन जो है सेट करिए, और एक रख लिए 2023 में इस 28 मई को ये अचीव कर लेना है, इतना सिलेबस खत्म कर लेना है। 13 मई को इतना रिवीजन करके मेरा डन होना चाहिए। जैसे मैं एक हिंट दे देता हूँ, किसी का भी अगर ऑलरेडी अप्रैल तक जितना मैं पढ़ाया हूँ, अगर 4 बार रिवीजन हो गया, ये टारगेट लिख लेना कि अप्रैल, आज कितना तारीख है जी? 6 या 7? 7 अप्रैल तक आपको 4 बार आप जितना मैं पढ़ाया उसको रिवाइज करके रख लेना। कुछ मत करना, जितना पढ़ाया सिर्फ उतना रिवाइज कर लेना 4 अप्रैल तक, अगर डन है। इसलिए 4 अप्रैल तक बोल रहा हूँ क्योंकि मई में जो यूपीएससी का पेपर होगा 28 मई को, उससे पहले मैं चाहता हूँ कि आपका जो पेपर पे स्टार्टअप लेने का तरीका वो काम हो जाए। बस समझ रहे हो? आप पेपर नहीं दे रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं है, आप फर्स्ट ईयर में, कोई बात नहीं है, लेकिन पढ़ रहे हैं तो पेपर अटेम्प्ट तो कर ही सकते हैं। अरे है ना? तो उस अटेम्प्ट करने के लिए रिवीजन करके दीजिएगा, तब मजा आएगा। जितना आप रिवीजन कर सकते हैं, जितना मैं पढ़ाऊंगा उतना तक, उसके हिसाब से क्वेश्चन नहीं छूटने चाहिए। इसीलिए 4 अप्रैल तक टारगेट रखिएगा, 7 अप्रैल तक 4 बार सिलेबस कंप्लीट हो जाए बस। जो नहीं को रिवीजन कर पाएंगे मत बोलिएगा मुझे कुछ। एथिक्स पढ़ने के लिए बोला था, हो गया है? ठीक है जी। इंटरनल सिक्योरिटी जिनको जहां तक मैंने बोला था समझ में आता है उतना तक खींच दीजिएगा, क्योंकि समझ में आएगा, ध्यान से देखिएगा। तो नहीं समझ में आएगा छोड़ दीजिएगा, मैं हूं। तो लिखिए, अब टाइप्स ऑफ फोर्सेस में पहला लिखिएगा एक्सोजेनिक फोर्स, और दूसरा लिखिएगा एक्सोजेनिक के बाद इंडोजेनिक। अभी मैं ना बूंद बना रहा हूं, याद रखना, ये सारे डॉट एक ही जगह टॉपिक में आकर मिल जाएंगे। ये मैं आपको बड़ा चीज समझाने के लिए छोटा लेवल पे तैयारी करवा रहा हूं बस, ताकि ये तीनों चीज पहले ही क्लियर कर लूं, फिर बड़ा चीज समझाने में आसान रहेगा। तो पहला बोला हूं एक्सोजेनिक, EXOGENIC, और दूसरा बोला हूं इंडो, सेम चीज, जेनिक है, इंडो लगा दो, ENDO। तो एक्सोजेनिक हो गया, दूसरा क्या हो गया? इंडोजेनिक। एक्सोजेनिक मतलब होता है बाहरी फोर्स, बाहरी बल, और इंडोजेनिक मतलब क्या होगा? इंटरनल। एक्सोजेनिक दैट इज आउटसाइड फोर्स, बाहरी फोर्स, और इंडोजेनिक मतलब क्या हो गया? इंटरनल फोर्स। कोई मुझे अगर समझा दे तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। एक्सोजेनिक फोर्स में ज्योग्राफी के कॉन्टेक्स्ट में बताना। देखो, बल बहुत टाइप्स के होते हैं, फोर्स बहुत टाइप्स के हो सकते हैं, लेकिन ज्योग्राफी के संबंध में बताइएगा कि क्या क्या हो सकता है। अगर हम बोल सकते हैं क्या कि एक्सोजेनिक में वेदरिंग होना वो भी एक फोर्स है, क्योंकि वेदरिंग मतलब क्या है? सनलाइट आएगा, पड़ेगा दिन भर, रात में ठंडा होगा तो टूटेगा, जब टूटेगा तो भी एक फोर्स का ही काम करेगा। तो वेदरिंग हो सकता है कि नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। अगर आप इरोजन बोले, इरोजन भी बोल सकते हैं, यस और नो? क्योंकि वो भी इरोजन जो है वो वेदरिंग के कारण ही अकर हुआ है। और वेदरिंग एक क्या है? एक्सोजेनिक फोर्स की इंडोजेनिक फोर्स। अब मुझे बताओ, सनलाइट की जो एनर्जी है क्या वो इंडोजेनिक की तरह काम करेगी कि एक्सोजेनिक की तरह? सनलाइट एक्सोजेनिक, बाहर से पड़ रहा है, वो भी अपना फोर्स कर रहा है, एक्सोजेनिक। एयर
सब क्या है, एक्सोजेनिक है, बाहरी फोर्स है, बाहरी बल है। तो कहने का मीनिंग है ऐसा फोर्स जो बाहर से लग रहा है और बाहर से लगने के बाद उस पर कुछ ना कुछ प्रभाव हो रहा है, उसको बोलेंगे क्या, एक्सोजेनिक फोर्स। क्लियर। इंडोजेनिक फोर्स, इंडोजेनिक कुछ फोर्स बता सकते हो आप लोग? नीचे से जो लावा निकलते हैं, जो मैग्मा ऊपर से आ रहा है, क्या इंडोजेनिक ही तो? अर्थक्वेक, भूकंप जनरेट हो रहा है। मैंने हालांकि एक बात आपको पहले ही बोल दिया था कि जरूरी नहीं है कि हमेशा भूकंप जो है नीचे से ही आएगा, लेकिन हाँ आज आएगा तो जनरली नहीं से। तो इंडोजेनिक में क्या क्या हो सकता है? अर्थक्वेक, अरे भूकंप हो सकता है नहीं हो सकता है? हो सकता है। वोल्केनो बिल्कुल हो लेगा, क्या नहीं होगा, एकदम आराम से होगा। ठीक है। अब जितना सारा क्रैक्स डेवलप हुआ है, अब ये जितना सारा चीज है जो इंडोजेनिक में आपको मैं बोल रहा हूं, ध्यान से एक वो बात रख लेना, तब आगे काम करना। ठीक है जी। वोल्केनोस, अर्थक्वेक, और आपका एक मैंने बोला है कि सर क्रैक्स डेवलप होना या मैग्मा का मूवमेंट, ये सब एक फोर्स की तरह काम करेगा। और एस्थेनोस्फीयर में मैग्मा मूव करेगा। जिनको बता दी मैं एस्थेनोस्फीयर, ठीक है, जिनको नहीं बताऊं कोई बात नहीं। तो कहने का लॉजिक है कि अर्थ के अंदर ये तीनों चीज़ जब काम करेगा तो इंडोजेनिक, बाहरी जब काम करेगा तो क्या हो गया, एक्सोजेनिक। सवाल कुछ यहाँ से उठता है, मैंने बोला है वेदरिंग। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस बार पूछा था वेदरिंग के टाइप्स। ठीक, अभी मैं आप लोगों को जो स्लाइड भेजूंगा, जो आप लोगों को ग्रुप में, मतलब आज या कल, उस टॉपिक पढ़ाई हो, जब खत्म हो जाए आइए यूपीएससी का उसका उस रिलेटेड टॉपिक का पूरा उठाइए और बनाइए। जो अभी भी नहीं बनाओगे बेकार, फालतू में टाइम वेस्ट होगा। उसमें और टॉपिक बाई टॉपिक दिया हुआ है, जो आपको मैंने खरीदने के लिए बोला है, इसलिए बोला है क्योंकि उसमें हर चीज़ का टॉपिक बाई टॉपिक दिया हुआ है। जैसे रॉक है तो रॉक से रिलेटेड उसमें वाले क्वेश्चन दिए हैं जो पिछले साल के हैं। आप जाइए रॉक का क्वेश्चन उठाइए, बना के देखिए। आप सिंपल जाइए, मैंने आपको सिटीजनशिप पढ़ा दिया, सिटीजनशिप का क्वेश्चन उठाइए, बनाइए। सुन रहे हो? टेरिटरी खत्म किया, टेरिटरी का बात खत्म करो। प्रियम्बल, प्रियम्बल का जाके क्वेश्चन देख लो। ये इसीलिए उसमें मैंने आपको खरीदवाया था कि पार्ट बाई पार्ट है, तो आपको एहसास होगा कि ये काम हो रहा है। मेरी बात समझ में आ रही है? ध्यान रखिएगा। और जब अगर चीज़ें नहीं बोली जाए, फिर भी खुद के अंदर तो आना ही चाहिए, खुद से, कि पढ़ रहे हैं तो क्वेश्चन में जाके देख लें एक बार। यार हम लोग का तो हैबिट रहता था कितना जल्दी देख लें क्वेश्चन। जैसे बोर्ड का ही पेपर दे रहे हैं, आईआईटी का पेपर दे रहे हैं, तो जल्दी से होता था कि ये अगर न्यूटन्स लॉ खत्म हुआ है तो फटाक से पहले पहुंचे, एडवांस कर लिया है और देखे उसके बाद कि एडवांस के पेपर में न्यूटन्स लॉ से किससे किससे कैसा कैसा क्वेश्चन पूछा है। प्रॉब्लम ये होता है कि क्वेश्चन बैंक ले लेते हैं क्वेश्चन में बनाते नहीं है, बोलते क्या होगा बना के, ये थोड़ी ना आएगा। भाई आइडिया ले लो, आइडिया जरूरी है। और यूपीएससी का पैटर्न एक बार में पकड़ में आ जाता है। इसलिए मैं बोलता हूँ टेस्ट सीरीज कोई नहीं बनाया है चलेगा, अधिकतर टॉपर नहीं भी बनाते हैं, मैं सही बता दे रहा हूँ आपको। क्वेश्चन बैंक पूरा बना के जाओ 10 साल का, एक एक क्वेश्चन हिट करके आओगे, गारंटी। मतलब उस पर तो कम से कम स्टैंड नहीं लोगे आप। इसीलिए क्वेश्चन बैंक जो जो टॉपिक खत्म होते जा रहा है कर लेना। एक दिन अब हम डिस्कशन कराएंगे, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन आप भी तो सोचो कि जब मिला है क्वेश्चन बैंक ये है, टॉपिक खत्म हो गया, मेरे पास किताब है, पलटिए क्वेश्चन देखिए, उससे मजा आएगा आपको। और फिर मैं आगे से वही थोड़ा सा करने वाला हूँ कि जो भी पढ़ाऊंगा उसके एक क्लास के वजह से टॉपिक खत्म होगा, उसके नेक्स्ट डे उससे रिलेटेड सारा क्वेश्चन एक बार दिखा दूंगा, डिस्कशन करा दूंगा, ताकि थोड़ा काम ईजी हो जाए। अपडेट होते रहता है, धीरे धीरे चीज़ अपडेट होती है, एक बार तो नहीं हो जाएंगी एक बग से, लेकिन धीरे धीरे होंगी। बहरहाल आइए इधर। तो सर एक्सोजेनिक फोर्सेज मैंने बोला वेदरिंग। वेदरिंग जो है, वेदरिंग के 3 टाइप हैं। वेदरिंग के कितने टाइप? 3। मैं इन सब को बताने के बाद एक टेबल बता दूंगा, उसी टेबल में पूरा कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन इसको पार्ट बाई पार्ट लिखते चलिएगा। वेदरिंग मतलब क्या है? टूटना। और सनलाइट के कारण वेदरिंग होगा, एयर के कारण, विंड के कारण, ये सब होता रहेगा। वेदरिंग में 3 टाइप के वेदरिंग है। पहला है मैकेनिकल वेदरिंग, जिसको फिजिकल वेदरिंग भी बोलते हैं। मैकेनिकल वेदरिंग, इसको कहीं कहीं फिजिकल वेदरिंग भी बोलते हैं। क्या लिख पा रहे हैं आप लोग? दूसरा मैकेनिकल वेदरिंग के बाद दूसरा लिखिएगा जो सबसे ज्यादा जरूरी है, केमिकल वेदरिंग। दूसरा लिखिएगा केमिकल वेदरिंग, केमिकल। और तीसरा लिखिएगा, क्या हो सकता है तीसरा? मैकेनिकल हो गया, केमिकल हो गया, और क्या हो सकता है, कोई आइडिया? बायोलॉजिकल वेदरिंग, बायोलॉजिकल वेदरिंग। फर्स्ट इज मैकेनिकल, मैकेनिकल को हम लोग क्या बोल सकते हैं? फिजिकल। उसके बाद हो गया केमिकल, उसके बाद हो गया बायोलॉजिकल, पीसीबी। बुझा रहा है? इसमें से पूछा था, क्या पूछा था बताते हैं। पहले तीनों लिख लो, तीनों का एक एक लाइन यहीं पर डिस्कशन कर लेते हैं,
तब टेबल पे जाएंगे। तो देखो पहला मैकेनिकल वेदरिंग में या फिजिकल वेदरिंग में। अच्छा एक बात बताओ, वेदरिंग क्या होने से क्या सिर्फ जो टूटेगा वो सिर्फ सनलाइट की वजह से भी टूटेगा कि और भी चीजों की वजह से टूटेगा? देखो केमिकल वेदरिंग में क्या होगा, ऑक्सीजन हमारे एटमॉस्फेयर में है, ऑक्सीजन और वाटर जब मिलेगा, क्या मिलेगा? ऑक्सीजन प्लस वाटर। तो ऑक्सीजन प्लस वाटर मिलेगा तो ये दोनों जब एयर प्लस वो मिलेगा, वो भी मिले, चाहे ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोजन मिले, क्योंकि दोनों एटमॉस्फेयर में अवेलेबल है। तो ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोजन मिलेगा तो वाटर ही बनाएगा, और वाटर बनाएगा तो वाटर भी तो कुछ ना कुछ रॉक्स को तोड़ेगा। तो यहां पे केमिकल जो कंपोजिशन, जो केमिकल प्रोसेस चल रहा है वो क्या बता रहे हैं? केमिकल वेदरिंग। अरे हाँ या ना? बायोलॉजिकल वेदरिंग में देखो कैसा हो सकता है। बायोलॉजिकल वेदरिंग में जैसे आप देखोगे कि किसी भी चट्टान से अंदर निकला हुआ है पीपल का पेड़, और आपको घरों के नीचे निकल जाएगा, अरे नहीं होगा क्या? तो क्या वो आपके घर को तोड़ेगा कि कमजोर करेगा कि स्ट्रांग करेगा? तोड़ेगा ही। तो वेदरिंग का काम तो भी कर रहा है, लेकिन इसमें बायोलॉजी है कि फिजिकल है? बायोलॉजी है, केमिकल भी नहीं है। तो कहने का मीनिंग है वेदरिंग कभी भी सिर्फ यूनी डायरेक्शन नहीं होगा कि एक ही तरीके से वेदरिंग हो रहा है, सनलाइट आया तोड़ रहा, नहीं जी, तीनों तरह से काम चल रहा है। अच्छा ये जो पेड़ वाला मैंने एग्जांपल दिया, सबसे डेंजरस तोड़ना होगा, ये घर को बर्बाद कर देता है। इसलिए आमतौर पे जैसे ही घर में से तनी सु पीपल का पता निकला, दादाजी देखो हंसुआ लेके खोज रहे हैं, समझ में आ रहा है कि जहां जहां वहां काट। स्पेशली दादाजी लोग, आप देखना आपके दादाजी को ज्यादा पेड़ से ज्यादा लगाव नहीं होगा। मतलब मैं एक आइडिया ले रहा हूँ, हो सकता है किसी को, दादाजी लोग को, पापा को होगा और आपको होगा। उसके पीछे कारण है उस समय का सभ्यता का और उस समय का कल्चर जो है ना, उस हिसाब से कारण है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ दादाजी लोग ना, आप फूल उगाओगे, क्या फूल जगह लगल बा, काट देंगे। पापा थोड़ा सा सिंसियर होंगे और आप थोड़े से ज़्यादा सिंसियर हो जाएंगे। अलग बात है कि आप आज तक पेड़ लगाए कि नहीं लगाए, इस बात की कोई गारंटी नहीं है, लेकिन फिर भी अब आपको ग्रेजुएशन की डिग्री तभी मिलेगी जब आप पेड़ लगा के दिखाइएगा। और बहुत अच्छा चीज़ है, बुझा रहा है? कम से कम वक्त तो जीवन में एक पेड़ तो लगा लो। समझ में आ रहा है? चलो खाली खाना है। तो कहने का मीनिंग है कि पहला है मैकेनिकल वेदरिंग। तो मैकेनिकल वेदरिंग में सनलाइट रिस्पॉन्सिबल है। एक और तरीका है मैकेनिकल वेदरिंग का, जरा मुझे बताना। इधर देखो, मान लो कहीं पे भी क्रैक्स डेवलप हुआ, उस क्रैक में पानी का पोर्स चला गया धीरे धीरे। तो पानी का पोर्स, और वो जो पानी का पोर्स आप ऐसे समझो, उसके जगह पे हम ग्लेशियर ले लेते हैं मान लो। तो ग्लेशियर का थोड़ा सा भी टुकड़ा अगर थोड़ा सा भी नीचे गया तो दिन में वही पिघलना, रात में जमना। दिन में धूप आएगा, थोड़ा सा पिघलेगा, फिर रात में क्या होगा, ठंडा में जमेगा। तो आपको नहीं लगता कि धीरे धीरे जमेगा तो वहां पे क्रैक्स और बढ़ाते जाएगा? जैसे एग्जाम्पल के लिए बहुत अच्छा एग्जाम्पल देता हूं, पाइप वाले भी छोड़ दो। गर्मी के दिन में ठंडा पानी सबको चाहिए, तो क्या करता है, सब बोतल में भर भर के फ्रिज में डाल देगा। फ्रिज में नीचे नहीं ऊपर, जे 5 मिनट में हो जाए। अब एक ऐसा प्रोसेस लो, पूरा बर्फ ही बर्फ हो गया है, पूरा बर्फ, और फिर भी आप डालो। उसके बाद एक प्रोसेस आएगा जिस प्रोसेस में आपको कुछ महसूस होगा फूटने के बाद। बॉटल का जितना स्पेस उतना ही ऑक्यूपाई करेगा ना। बर्फ तो जमना शुरू हो गया है। कभी बोतल फटते देखा है? कभी बहुत भयानक फटता है, टुई से निकलेगा। अच्छा सामने जो है ना उधर, खासकर पहले तब होता था जब वो इंजेक्शन लेने वाले ना कुछ बोतल देते थे, पहले इंजेक्शन वाला कुछ एक जिसमें आता रख के ले जाया जाता था। तो लॉजिक कहने का मैंने क्या है, फ्रॉस्ट वो जम गया, जम जाने से स्पेस ऑक्यूपाई होता चला गया, स्पेस जितना था उतना रहा, बाकी फाड़ के क्या बाहर क्रैक डेवलप हो गया। तो ये फिजिकल वेदरिंग होगा कि केमिकल की बायोलॉजिकल? फिजिकल होगा। और यही एग्जाम्पल पूछा था, आइस फ्रॉस्टिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल वेदरिंग, बायोलॉजिकल वेदरिंग और फिजिकल वेदरिंग। अब इतने बेसिक्स क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि कभी कभी लगता है यार एक गजब पूछ लिया, और बेसिक्स क्वेश्चन में कंफ्यूजन हो जाता है। सिलेक्शन हमेशा याद रखिएगा हार्ड क्वेश्चन को बनाने से या नहीं आने से नहीं होता है। सिलेक्शन हमेशा तब होगा आपका जब आप एवरेज क्वेश्चन बना पा रहे हैं। सिंपल और एवरेज क्वेश्चन बना लीजिएगा, सिलेक्शन हो जाएगा। हार्ड क्वेश्चन तो किसी से नहीं बनना है। इधर आइए, तो कहने का मीनिंग है मैकेनिकल वेदरिंग में 2 चीज लिखिएगा। पहला पॉइंट लिखिए, बर्फ का जमना, इसको बोलते हैं फ्रॉस्ट वेजिंग। फ्रॉस्ट जम जाए ना, वेजिंग WEDGING, बर्फ का जमना सीधा लिख सकते हैं। फ्रॉस्ट वेजिंग जब होगा जमीन के अंदर, क्रैक्स के अंदर, तो उस क्रैक्स को और बढ़ा देगा। उस क्रैक्स को क्या करेगा, और बढ़ा देगा। एग्जाम्पल समझने के लिए क्या लिखिएगा नीचे, बॉटल में पानी भरकर फ्रिज में जमाना, ताकि आपको याद आ जाए, जब आप नोट्स पढ़े तो आपको याद आ जाए, ये ना लगे कि क्या है ये।
भारी भरकम शब्द ही ना रहे। हो गया। मैकेनिकल वेदरिंग, मैकेनिकल वेदरिंग का सिंपल मीनिंग है जो फिजिकल चेंजेस हो, और फिजिकल भौतिक चेंजेस में सिंपल मीनिंग है कि यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल दिया सनलाइट के थ्रू हो, चाहे अब देखो सनलाइट से बहुत सारी चीज़ें होंगी, पेड़ को भी तो सनलाइट चाहिए ही चाहिए, लेकिन हम उस तरह से नहीं देखेंगे, हम इस तरह से देखेंगे। फिजिकल वेदरिंग का सिंपल अभी मीनिंग है कि सर जो फिजिकली कांटेक्ट में आने के बाद काम यहाँ से शुरू हो जाता है और उसके कारण जो प्रभाव पड़े उसके लिए हम लोग क्या बोलेंगे, फिजिकल वेदरिंग। क्रैक डेवलप करेगा, क्रैक डेवलप करेगा तो बर्बाद करेगा ही करेगा। दूसरा पॉइंट, थोड़ा सा गैप छोड़ देना इसमें, क्योंकि थोड़ा और पॉइंट जो फिजिकल वेदरिंग का गैप छोड़ने के बाद जब आप रीड करोगे तो रीड करने के बाद कुछ और पॉइंट्स मिलेंगे और आप नोट डाउन कर लेंगे आराम से। सुन लो फिर एक बार और बोल दे रहे हैं। और लोड मत लिया करिए, समझ में आ रहा है तो जोर से बोलो ना, यस और नो। जब नहीं है समझ में तो ऐसे हाथ खड़ा कर देना है और फिर भी यही बोलना सर समझ आ रहा है। समझ में आ रहा है। दूसरा लिखिए केमिकल वेदरिंग, गैप थोड़ा छोड़ के केमिकल वेदरिंग। बस एग्जांपल्स मैं लिखवा दे रहा हूं क्योंकि वो इजी हो जाएगा आपके लिए। लिखिए ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस, ऑक्सीडेशन ऑक्सीकरण, तो ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस एंड ऑक्सीजन रिएक्ट्स विथ आयरन रिच मिनरल्स। जैसे मैं एक छोटा सा 2 मिनट को बता देता हूं। जैसे लोहे का जंग लगना, लोहे का जंग लगना ना, परत लेयर बाय लेयर, केमिकल है कि बायोलॉजिकल है कि फिजिकल है, केमिकल। क्योंकि लोहा था, लोहा से ऑक्सीडेशन ऑक्सीडाइज कर गया, एक नया परत धूल मिट्टी सब मिला, नया परत बना के कलर क्या होगा, ब्राउन। और ये आप पढ़ते भी होंगे क्लास 10th के साइंस में है भी, कोरोजन और रेंसिडिटी, ठीक है ना, जो पढ़ते थे। तो कहने का सिंपल मीनिंग है ये क्या है, केमिकल। और सर इंटरेस्टिंग बात है कि चैप्टर का नाम भी केमिकल रिएक्शन ही था। 10th का पहला चैप्टर का नाम था रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस, और उसी में था वो। तो ये सब केमिकल रिएक्शन की वजह से ही हो रहा है। तो सिंपल आप क्या लिख लोगे, इतना घुमा फिरा के अच्छा एग्जाम्पल है जंग लगना लिख लो। और जंग लगना, रॉक में जंग लगना अलग तरीके से रॉक में जंग लगेगा, मतलब वो अलग तरीके से दिन पर दिन कमजोर होता जाएगा, क्योंकि धूल मिट्टी बारिश पानी सब मिल रहा है उसमें। और लोहा अगर छोड़ दो, उसको पेंट उंट नहीं करो, तो सर आपको अपने जंगले का हालत समझ में आ जाएगा। बहुत लोग जंगला देख के समझ जाएगा बाबा आदम का है, और बाबा आदम का अगर नहीं भी है तो एक बात तय है कि जरूर मेंटेन उंटेन किया नहीं है, बना के छोड़ दिया है। उसके बाद भगवान भरोसे पे छोड़ दिया है कि अब कृष्ण का 10वां अवतार होगा, उसके बाद आके वही हमारा जंग पूरा छुड़ाएंगे। समझ में आ रहा है। कुछ लोग के इस ढंग से है जंगला, है तो है, क्या बताए अब। समझ में आ रहा है। अब जंगला तो थोड़ा डिफरेंट होने लगा है, लेकिन पहले के जंगला में तो लोहा जरूर होता था। जितना भी पुराना घर होगा उसमें होगा लोहा, एकदम बीच में होगा। और उसके बाद होता है कि ऐसा मतलब जंगला होता है कि कोई भी हाथ पकड़ के कुछ निकाल लेगा आराम से सामान। अब का जंगला होता है शीशा पैक, जब तक तोड़ोगे नहीं तब तक निकलेगा नहीं, अब तोड़ोगे तो कोई ना कोई जगिए जाएगा। तो सर मॉडर्न कहानी है अपना। बहरहाल कोरोजन लिख लीजिएगा केमिकल में, थोड़ा तेजी करते हैं। और तीसरा लिखिए बायोलॉजिकल, एग्जाम्पल लिख लो समझ में आ जाएगा, फिर उसका डेफिनेशन लिख लेना। बायोलॉजिकल लिखो, बायोलॉजिकल में लिखो प्लांट रूट्स, मतलब जड़, पेड़ का जड़ दीवार से निकल जाना, ताकि आपको एक ही बार में समझ में आ जाए पूरा। ये एग्जाम्पल जब देना तो डायरेक्ट समझ में नहीं आ जाएगा, आराम से आ जाएगा, फिर उसको लिख लेंगे अपने स्तर से। पेड़ का दीवार में से निकलना, और जनरली पीपल का पेड़ होता है, बड़ा डेंजरस होता है वो, एक ही बार ऐसा करके पूरा बर्बाद करके रख देगा। लिख लिए, अभी चेक करूंगा मैं, ठीक है। आगे दूसरा लिख लेना। आप देखोगे काई वगैरह जम जाता है, चापाकल के आसपास तो जनरली होता है, और हर किसी का चापाकल, कुछ लोग का चापाकल इतना घिनाया हुआ रहता है बाय गॉड कि वहाँ कितना भी प्यास भी लगे तो जाने का मन नहीं करता है। कुछ लोग ऐसा भी होते हैं। और सर चापाकल को अगर बढ़िया से फ्रेश बना के रखा हुआ है, बातें में बीच में जाने की जरूरत, तो बहुत अच्छा लगता है चापाकल देख के, यकीन मानिए। और बहुत बढ़िया से बनाया हुआ है, पूरा वेल प्लास्टर्ड है, मेंटेन है, थोड़ा साफ सुथरा, बड़ा मज़ा आता है, सुकून मिलता है देख के। और दूसरा भी सोच लीजिए, गए एकदम घिनाया हुआ है, परत दर परत, सर उसको आपको पता नहीं है कि चप्पल या जूता पहन के जाइए, फिसलिएगा तो कहाँ जाइएगा उसका कोई आइडिया नहीं है, नाक मुंह सब बराबर हो जाएगा। लेकिन फिर भी चापाकल जिनके पास होगा साफ सुथरा रखिए, इधर तो रहता ही है।
तो बायोलॉजिकल वेदरिंग में लिख लीजिए लाइकेंस, जिसको लिकेंस बोलते हैं, लाइकेन भी बोलते हैं, अलगेई, ये सब जिम्मेदार होते हैं उस बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, इन सब के कारण ही बायोलॉजिकल वेदरिंग होता है, तभी पेड़ निकलते हैं। ठीक है, अब आगे उसके बाद तो 3 चीज मैंने बताया अभी तक, मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ध्यान से समझना, इधर देख लेना। और सबसे पहला मैंने बोला है, सबसे पहला माउंटेन का टाइप क्या क्या होगा रिपीट कर लेना यहीं पे, ताकि दिमाग में क्लियर हो जाए। प्लीज अलर्ट रहना और जो पढ़े हो ना उसको समझना। तो पहला हो गया माउंटेन में फोल्ड माउंटेन, दूसरा कौन सा माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन, तीसरा वोल्केनिक माउंटेन, फोर्थ रेसिडुअल माउंटेन। माउंटेन का पहले मैंने टाइप बताया, अभी इसका बताऊंगा फीचर्स वगैरह अलग। अब उसके बाद दूसरा मैंने बोला प्लेट्यू, 2 प्लेट्यू बोला, इंटरमाउंटेन और पिडमॉन्ट। इंटरमाउंटेन का बस मोटा मोटा मीनिंग बताया था कि जो 2 पहाड़ के बीच में हो, इंटर मतलब बीच में, माउंटेन जहां पे भी शब्द आए इंटर, जैसे बोला ना इंटर बैंक ट्रांसफर, तो 2 बैंकों के बीच में, समझ रहे। एक होता है इंट्रा बैंक ट्रांसफर, इंट्रा मतलब होता है इनसाइड, अंदर, तो कहने का मीनिंग है इंटर जब बोले बीच में, ट्रांसफर काम हो गया। उसके बाद मैंने बोला आपको टाइप्स ऑफ फोर्सेस, कौन सा, एक्सोजेनिक, इंडोजेनिक। एक्सोजेनिक वो फोर्स जो अंदर से लगता है, यही ना, बाहरी फोर्स, ठीक। उसके बाद एक्सोजेनिक पे मैंने आपको वेदरिंग बताया, और वेदरिंग के अलावा मैंने वेदरिंग का 3 टाइप बताया, मैकेनिकल वेदरिंग, केमिकल वेदरिंग और बायोलॉजिकल वेदरिंग। यहाँ तक थोड़ा बहुत क्लियर है। अब आते हैं वापस से एक डायग्राम पे, और ये जो टेबल अभी बनाने वाला हूँ, ये टेबल बना डाला तो लाइव झिंगा लाला। देखो झिंगा लाला का मीनिंग समझ में कुछ आता नहीं, लेकिन लगता है कुछ, तो इसका क्या मीनिंग, कुछ नहीं है, लेकिन कुछ भी होगा। अब मीनिंग सोचोगे तो कुछ नहीं आएगा इसका, लेकिन लगता है हाँ कुछ तो है ये भारत में यही चलता है, दिल में आते हैं समझ में नहीं आते। और ये हमारे 57 साल के युवा का ये डायलॉग है, आप समझ रहे हैं ना। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, मजाक थोड़ी ना है भाई, और सब बातें मजाक में। अब देखो 64-65 मत किया, जो भी है जैसे भी है मुझे नहीं पता, लेकिन कम से कम युवा तो अभी भी कहलाते हैं भाई। फिर भी मेंटेन करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, नहीं तो 60 साल में लोग टे बोल जाते हैं और 60 साल में अभी भी ये इतना लेवल पे काम करना ये आसान बात नहीं है, आप समझ रहे हैं। और बर्थडे पे बर्थडे मन रहे हैं। चलिए अब एक टेबल जो बना रहा हूँ, इस टेबल को थोड़ा सा ध्यान से बना लीजिए यहीं पे, फिर उसके बाद एक एक करके समझाऊंगा, क्योंकि ये टेबल पूरा उस चैप्टर का कंप्लीट समरी है। तो लिखिए, पहला लिखिए अर्थ मूवमेंट, बोल अब लिखवाऊंगा नहीं मैं, लिखूंगा नहीं, आप लिखोगे। पहला लिखो अर्थ मूवमेंट, यहां हेडिंग देना। देखो लिख दिया हूं, दया में कर दिया हूं, इसलिए लिख लो। अर्थ मूवमेंट में 2 टाइप का लाना, मतलब अर्थ में जो मूवमेंट होगा, और ये टेबल थोड़ा लंबा जाएगा, ठीक है। तो रफ वाले होंगे तो खुश रहते हैं, चलिए ना कैसे बनाइए ना, क्या दिक्कत है जो पेड़ लिख रहा होता है वो थोड़ा देर बाद से करेगा, और समझ उसका अलग अलग आएगा एक्सप्रेशन, अलग अलग। अब देख के मुझे भी एहसास हो जाता है कि इसका गड़बड़ हो गया है, और मनी मन 1-2 गाली। देखो मैं पहले से आश्वस्त रहता हूँ, देखो मैं भी उस फेज से गुजरा हूँ, तो हर टीचर थोड़ा बहुत तो सुन में करेगा, तो सुनेगा, तो हम मान के चलते हैं। इसलिए रिलैक्स रहिए कि आप भरपूर दीजिए, जितना जब तक दीजिए तब तक आपका मन शांत हो जाए, बस पीछे देना लेकिन वैसा तो चलो ठीक है, लेकिन गाली वाली तो पड़ी जाती है, हर किसी को पड़ती है थोड़ा बहुत, और पढ़ना भी चाहिए, क्योंकि अच्छा टीचर जो है ना उसका पढ़ता है, बुरा टीचर को कौन पूछता है। ठीक है चल पढ़ के निकल जाएंगे, अच्छा टीचर को याद रखना होता है, इसलिए थोड़ा गाली पड़ता है। तो हम जानते हैं, हम दिए नहीं हैं आज तक, लेकिन फिर भी हम उम्मीद करते हैं कि पढ़ाने समय जरूर एक नए को तो गाली पड़ी जाता है। और क्लास में रहते समय आप यहाँ आए और बगल से कौन बोल रहा है हद तोरा, अब ऐसा जैसे ही बोल रहा है, स्कूल लेवल पे होता है, बाद में तो मैच्योर हो जाते हैं सब, जो भी है मैच्योर, वो लोग जानते हैं बोल के क्या होगा। स्कूल लेवल पे बोल देते हैं, आपको ही पता ही गाली दी है, आप हंस भी रहे हो, अच्छा टीचर उठाएगा आपको क्योंकि हंस आप रहे हो, बोला इसने। टीचर को इस बात में इंटरेस्ट है कि कथी बोला है रे, क्या कि टीचर जानता है ना कि बवाली आदमी है, लड़का बवाली है, बोला यही होगा। ये जो हंस रहा है ये तो नॉर्मल सीधा साधा बंदा है जो उसके बात पे हंस रहा है, पीटेगा यही, बवाली को टीचर कुछ करेंगे भी नहीं। अब सर पीछे एक लड़का था मेरे क्लास में, रोहित नाम का लड़का था, बड़ा बदमाश था। अच्छा रोहित नाम का कोई नहीं है ना, चलो ठीक है, पीछे रहता। जैसे सर मैथ वाले टीचर पढ़ा रहे थे, थोड़े से सुधु टाइप के थे, वो ज़्यादा मारते उड़ते नहीं थे, तो पीछे कहा सर बवाल हो गया, बवाल हो गया।
अब सही इधर बना रहे पीछे, क्या होगा सर? अब उतना जल्दी जैसे बोलता सर धोती फाड़ के रुमाल हो गया, अब ये इतना ठीक है। अच्छा ये टीचर थोड़े से सीरियस आ रहे थे, मतलब टीचर उनका नाम कहीं देख भी रहे हैं, नाम अगर उनके लेंगे तो क्या होता है, ज़्यादा दिन के बाद भी नहीं है, तो टीचर जैसे देखते थे क्या ऐसे देखते थे। मैं थोड़े से सन की मिजाज के होते हैं आमतौर पर, कहना उचित नहीं है लेकिन फिर भी अब ऐसे होते जैसे ऐसे देखते थे। उनका यही एक्सप्रेशन था, देखते कहते थे सुअर का बच्चा होगा जो किया होगा। ये सर ऐसा वो मतलब डायलॉग बोलते थे कि बच्चा सब कहता था क्या सर आप मार लीजिए लेकिन गाली मत दीजिए। तो उसके बाद वो अब किसी बच्चे को अच्छा लगेगा जो बार बार बोला है, अब वो इतनी तरह से बोल देते थे। तो ऐसे ऐसे होते हैं, टीचर और स्टूडेंट का ऐसा कनेक्शन होता ही है कि वो बॉन्डिंग हो ही जाता है, क्योंकि सर हर दिन आके आप भी हमको झेलिएगा, हम भी आपको झेलेंगे, यही जो है मिल बांट के काम हो जाता है। चलिए आते हैं, तो दो लिखिएगा अर्थ मूवमेंट में। पहला लिखिएगा एंडोजेनिक और दूसरा लिखिएगा एक्सोजेनिक। मतलब अर्थ के मूवमेंट भी दो फोर्सेस के कारण तो ज्यादा होंगे। तो लेफ्ट साइड में लिख लीजिएगा इंडोजेनिक, यहां लिख लीजिएगा पहले इंडोजेनिक। एक ही से करते हैं, थोड़ा सा बोर्ड को थोड़ा साफ सुथरा करवाना पड़ेगा। इंडोजेनिक, दूसरा इधर एक्सोजेनिक। और इंडोजेनिक जब आप लिख लिए और एक्सोजेनिक, तो इंडोजेनिक में दो टाइप लिखिएगा। रफ वाले खुश हैं। पहला लिखिएगा सडन मूवमेंट, एकदम जो अचानक से मूवमेंट हो जाए। और मुझे एक बात बताइए, देखते हैं बताते हैं कि नहीं। सडन मूवमेंट जब भी होगा, मतलब अचानक से कोई भी मूवमेंट होगा, तो स्लो होगा कि फास्ट होगा? फास्ट होगा। जब भी आप कभी रिएक्ट करेंगे, अचानक से थप्पड़ मारे अगर, मान लीजिए जब यहाँ से जाए तो खींच दिए, अब वो क्या बहुत तेज आएगा। प्लानिंग करके मारा जाए तो आमतौर पर स्लो ही होगा। इसीलिए सडन मूवमेंट का जब भी हम बोलें सडन, तो समझ लेना फास्ट। वो आपके माइंड में अंडरस्टूड एक बार हो जाना चाहिए, ठीक। तो आप एक लिख लीजिए सडन मूवमेंट, दूसरा लिखिएगा यहाँ पे ये जो नया टर्म आने वाला है, इस टर्म को समझिएगा। हालांकि ये जरूर आप पहले सुने होंगे, जो पढ़े होंगे ठीक से। डायस्ट्रॉफिज्म, ये बायोलॉजी में पढ़ाया जाता था, 9th-10th में शब्द आ ही जाता था। अगर नहीं आया होगा तो कोई बात नहीं, आप यहाँ लिख लीजिएगा डायस्ट्रॉफिज्म। और डायस्ट्रॉफिज्म का मीनिंग सिंपल है, स्लो मूवमेंट। डायस्ट्रॉफिज्म का मीनिंग क्या हो गया? स्लो मूवमेंट। तो एक तरफ फास्ट, दूसरी तरफ क्या? स्लो। यहां तक क्लियर है? ठीक। अब मुझे आप बताना, सडन मूवमेंट में क्या हम लिख सकते हैं अर्थक्वेक को? बिल्कुल लिख सकते हैं, हक है। एकदम अचानक से ही आएगा। अगर पहले से पता हो कि भूकंप आने वाला है इस तीव्रता से, अगर पहले से पता चल जाए, तो फिर भूकंप का मजा ही क्या है? भूकंप का मजा तो तब है कि अचानक से खटिया लेके भागे आप। भाई भूकंप का मजा तो वही है कि गांव वाला आपको भूकंप के बारे में याद रखिएगा। भूकंप का एक बहुत अच्छा बात है कि भूकंप जब बहुत ज़्यादा विनाशकारी होता है तो आपको अपने से पता नहीं चलेगा, किसी और के द्वारा पता चलेगा। और जब भूकंप ज़्यादा विनाशकारी नहीं रहेगा तो आपको खुद से पता, आपको भूकंप आ रहा था, लोग कहाँ आ रहा था, वो नॉर्मल आगे चला गया। भूकंप तो हमेशा हो ही रहा है, अर्थ का क्वेकिंग तो चलता ही रहता है, मूवमेंट हमेशा चल ही रहा है। जब ज़्यादा तीव्र हो जाता है तो अच्छा, बाय द वे अर्थक्वेक मैं पढ़ा चुका हूँ फिजिकल ज्योग्राफी में, जिनको नहीं पढ़ा पूरा डिटेल बता चुका हूँ। रिएक्टर स्केल से लेकर कौन सा पूरा पॉइंट, सारा डिटेल बता चुका हूँ। तो जब से मैं अर्थक्वेक बोलूँ, खट से दिमाग चलना चाहिए और रिवाइज कर लेना है, यही बस फायदा है। अर्थक्वेक के बाद हम वोल्केनो को भी लिख ही सकते हैं, तो लिख लीजिए फिर वोल्केनो। तो ये सडन मूवमेंट हो गया, यहां तक क्लियर। अब आते हैं डायस्ट्रॉफिज्म, दैट इज स्लो मूवमेंट। इसमें दो टाइप कर लीजिएगा डायस्ट्रॉफिज्म में। इसमें दो टाइप, ठीक है। पहला लिखिएगा एरियोजोनिक, चाहे रुक जाओ मैं लिख ही देता हूं। स्पेलिंग थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा तो परेशान मत होना, उसको करेक्ट कर लेना, ठीक है। एपीरोजेनिक भी बोलते हैं इसको, एपीरो, APEIR कर लो, ज्यादा इजी रहेगा। APEIRO, ये कर लो, एपीरोजेनिक। इसका मीनिंग सब बताऊंगा, अभी बस टेबल पहले कंप्लीट कर लो। एपीरोजेनिक
एपिरोजेनिक, इसको एक और नाम से बोलते हैं कॉन्टिनेंट फॉर्मिंग, कॉन्टिनेंट का बनना। और मुझे बताओ कॉन्टिनेंट बना होगा महाद्वीप तो स्लो की फास्ट? स्लो। आप लोगों को कितनी बार तो ऑलरेडी पढ़ा है, सबको बताया हूं बेसिक्स में भी कि जो अफ्रीका से सटा हुआ था अगर साउथ अमेरिका, तो एक ही दिन में अलग हो गया होगा क्या? हजारों लाखों साल लगे हैं। मैंने आपको थोड़ा सा पैंजिया पैंथालासा जो जिक्र किया था, हजारों लाखों साल लगे हैं। तो कहने का मीनिंग है डायस्ट्रोफिज्म का मीनिंग क्या है? स्लो मूवमेंट। और स्लो मूवमेंट में क्या आ जाएगा? कॉन्टिनेंट का फॉर्मेशन, क्योंकि वो स्लो ही हुआ होगा, अचानक से तो बन नहीं गया कि आप सुबह में उठे और इंडिया के अलावा देखे दूसरा कोई और नया जन्म ले लिया। बांग्लादेश भी बना था तो इतना जल्दी बना नहीं था। तो कहने का लॉजिक है एपिरोजेनिक मतलब कॉन्टिनेंट फॉर्मिंग फिलहाल रखिए, दूसरा इधर लिखिए एपिरोजेनिक के बाद एक और लिखिए ओरोजेनिक। ओरोजेनिक, ओरो मतलब होता है माउंटेन और जेनिक मतलब होता है फॉर्मेशन। जहां पे भी इस दुनिया में जेनिक जेनिक आए, थोड़ा सा तोड़ लेना, शब्द को अलग से कहीं पे भी लिख लेना। ओरो का मीनिंग होता है ORO, ओरो मतलब होता है माउंटेन, सबको दिख गया होगा। और जेनिक का मीनिंग होता है बनना, फॉर्मेशन। जेनिक का मीनिंग होता है फॉर्मेशन, ठीक है जी। तो ओरोजेनिक, ओरोजेनिक को हम एक और चीज बोलते हैं माउंटेन बिल्डिंग, मतलब एक तरफ से कॉन्टिनेंट का फॉर्मेशन तो दूसरी तरफ माउंटेन का फॉर्मेशन, और वो भी इतना जल्दी हुआ नहीं होगा। ओरोजेनिक को माउंटेन बिल्डिंग भी बोल सकते हैं, माउंटेन बिल्डिंग या माउंटेन फॉर्मेशन, ठीक। कुछ एग्जांपल्स लिख लेंगे फिर उसके बाद आगे। अब आपका काम आ गया है स्ट्रक्चर दिखाने का, और भी बचा है इसमें, और भी है, इतना आसानी से खत्म नहीं होगा अभी। एक काम करते हैं, पहले इतना पार्ट को मैं यहां तक लिख दिया हूं, अब चूंकि पीछे से थोड़ा सा दिक्कत होगा तो मैं इस सब को डिस्क्राइब कर देता हूं ताकि आसान रहेगा। तो पहला एपिरोजेनिक को दो पार्ट में कर, सॉरी दो पार्ट में नहीं करना है एपिरोजेनिक को, दो एग्जाम्पल लिख लेना यहाँ पे, पार्ट में मत करना। पहला लिखो एग्जाम्पल में अपवार्ड और दूसरा लिखो डाउनवार्ड, अपवार्ड और डाउनवार्ड। इसमें ऐसे करके लिख लेना, एक लिखना अपवार्ड और एक लिखना, एक क्या है मैं बता दूंगा, बिल्कुल लोड मत लेना, जहां तक समझ में आ रहा है वहां तक बिल्कुल समझते चलिए, लोड कतई नहीं लीजिएगा, एक एक शब्द समझ में आएगा आपको। अपवार्ड, दूसरा लिखा हूं डाउनवार्ड, बात खत्म। और इधर ओरोजेनिक, अच्छा माउंटेन का फॉर्मेशन मैंने बोला इधर, मुझे बताना जरा माउंटेन का जो फॉर्मेशन होगा, तो माउंटेन का फॉर्मेशन मैंने आपको बताया जैसे फोल्ड माउंटेन कन्वर्जेंस के कारण या डाइवर्जेंस के कारण। तो अधिकतर तो इंपॉर्टेंट चीज है कि सर कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस ही ज्यादा रोल प्ले करता है माउंटेन के निर्माण में, तो यहाँ पे ना नाम चेंज कर दिया जाता है। सेम वही चीज है, एक बोला जाता है यहाँ पे टेंशन, TENSION। अभी ना इसके मतलब इसका प्रोसेस में माउंटेन के फॉर्मेशन में इसी में लिखिएगा, साथ में ऐसे डैश देके लिखते जाइए, समझ में आ जाएगा क्या है टेंशन। और दूसरा टेंशन के बाद क्या हो सकता है? कॉम्प्रेशन। आप लोग सुने तो होंगे 11th 12th में साइंस पढ़े होंगे, तो टेंशन होता था T1 T2, नहीं हाइपरटेंशन नहीं, वो अलग है, अरे वो अलग है। न्यूटन्स लॉ अगर आप साइंस में पढ़े होंगे तो नहीं बोला एक बंदर है जो पुली के रस्सी पकड़ के रखा हुआ है, उसमें टेंशन T1 लग रहा है, फिर टेंशन T2 लग रहा है। हमको बुझा गया कि आप बहुत बढ़िया से साइंस पढ़े हैं, समझ में आ रहा है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन वहीं से आता था, दिमाग खराब होता, बंदा इधर से लटक गया, एगो मोटा बंदा इधर, एगो पतला बंदा इधर है, वो इधर से लटक जाता था, कभी पुली पे कभी उधर लटक जाता था, आपको उसका T1 निकालना पड़ता था, T2, उसमें रिलेशन निकालना पड़ता था बहुत बार, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से पढ़े हैं, मैं मान के चलता हूँ, फिर भी यहाँ बता देता हूँ। टेंशन के बाद दूसरा लिखिएगा कॉम्प्रेशन, टेंशन के बाद क्या है? कॉम्प्रेशन, COMPRE, कॉम्प्रेस करना, दबाना। अब मुझे आप लॉजिक से बताना, जो सही बता देगा उसको इनाम मिलेगा। टेंशन जब बोलूं, सब सुन रहे हो, कोई मत बोलना कि सर पहले बार में समझ में नहीं आता, नहीं तो कुछ बच्चा जैसे बोलते हैं तुम बताओ तो कहता है सर एक बार और बोलिएगा। तो सुनो इधर, टेंशन जब बोलूं प्लीज सेंस से जवाब दीजिएगा, फालतू का मत जवाब दीजिएगा। आईएएस की तैयारी कर रहे इस बात का गरिमा हमेशा मेंटेन करिएगा अपने साथ। टेंशन जब बोले तो क्या वो कन्वर्जेंस होगा या डाइवर्जेंस होगा? जिनको जिनको लगता है डाइवर्जेंस हाथ खड़े करें। अच्छा ठीक है, अब एक शब्द और बोलने वाला हूं, इससे क्लियर हो जाएगा पूरा। जब हम कॉम्प्रेशन बोले, कॉम्प्रेशन मतलब होता है क्या? दबाना। तो जब जैसे ही बोले दबाने की बात, तो कन्वर्जेंस दोनों क्या होता है? पास आते हैं। अब हमको बोलने की क्या जरूरत है? टेंशन में कॉमा में लिखो डाइवर्जेंस और कॉम्प्रेशन में क्या लिखोगे? कन्वर्जेंस, खुद ही समझ में आ जाएगा।
इसीलिए तो मेरे पास जनरल कंपटीशन वाले बच्चे वो आएंगे तो परेशान हो जाएंगे, वो कहेंगे कौन पढ़ेगा रे, पहले बताओ सीधा एक ही चीज़। इतना कहाँ, उसको डेप्थ में पेशेंस रखना पड़ता है। अगर आप 1 साल पेशेंस रख ले, आराम से 1 डेढ़ साल रख लिए तो बस हो गया काम, फिर उसको सारा फॉर्म भरो, कोई दिक्कत नहीं होगा, पेशेंस रखो। टेंशन कॉम्प्रेशन हो गया। अच्छा, माउंटेन के फॉर्मेशन में टेंशन कॉम्प्रेशन बोला हूँ कि फॉर्मेशन में 2 चीज का रोल प्ले करता ही, एक क्या कन्वर्जेंस, दूसरा क्या डाइवर्जेंस। उसी को एक अलग शब्द में नाम दे दिया, पिरो दिया, दैट इज टेंशन, और दूसरा क्या कॉम्प्रेशन। समझने की बात है, समझ गए तो काम आसान हो गया। अब आइए जरा इधर, सारा मामला इधर है एक्सोजेनिक में। 2 चीज लिख लीजिएगा एक्सोजेनिक में। पहले एक तरफ लिखिए वेदरिंग और दूसरा तरफ लिखिए इरोजन, यानी कि इधर लिख लीजिएगा वेदरिंग और इधर लिखिएगा इरोजन। इरोजन मतलब अपर्दन, पता ही है आपको, और ये बहुत अच्छे से बता दिया हूं सेडिमेंट्री रॉक में। इरोजन, वेदरिंग में यहां पे जब लिखेंगे, मैं सब उससे रिलेटेड टर्म्स लिख दे रहा हूं। क्या हम लिख सकते हैं, एक पहला वेदरिंग का क्या था, मैकेनिकल वेदरिंग, दूसरा बोलो केमिकल वेदरिंग, और तीसरा बायोलॉजिकल वेदरिंग। एक टेबल में सब हो जाएगा, अभी जो बचा है वो सब बता देंगे, बाकी हो जाएगा। अब जा बात इरोजन का, कि अपर्दन जो है वो किस किस चीज से होगा, चाहे कैसे होगा, कहने का सिंपल मीनिंग। इरोजन में आप आइस क्रिस्टल लिख सकते हो। अरे अपर्दन किस किस चीज का होगा, अगर बर्फ है तो बर्फ पिघल के वो भी इरोड होगा ही होगा, ठीक है। तो आइस क्रिस्टल लिख लो, आप पहले लिखो आइस, फिर लिखो, ऐसे समझो, रिवर वाटर, बताता हूं अभी, रिवर वाटर, उसके बाद विंड लिख लेना, हवा, ग्लेशियर्स भी लिख सकते हो, ग्लेशियर्स, सी, सब आ जाएगा। इसका मीनिंग बताता हूं, समझ में आ जाएगा, सी, ग्लेशियर्स। रेनफॉल भी लिख सकते हैं, लेकिन रिवर रखिएगा, उसमें आ जाएगा, क्योंकि रेनफॉल हमेशा परमानेंट हर जगह नहीं होता है, लेकिन रिवर का एक फ्लो परमानेंट हो सकता है कि लगातार एक सालों सालों पूरे इन चारों कंट्री से पास कर रहा है। सुनना इधर, परेशान मत होना, मैं बताता हूँ, ये टेबल बहुत ज़रूरी है। पहले इस पूरे टेबल का एक बार मैं दिमाग में पिक्चर बनाता हूँ, फिर इन सबको समझाऊंगा, क्योंकि जानते हो हमारा काम अब यहीं से शुरू होगा और सारा क्वेश्चन यहीं से बनता है। ये क्या है बताऊँगा। इरोजन बहुत सस्ता लगता है देखने में, लेकिन सबसे टफ क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से फिजिकल ज्योग्राफी में, और आपको उदाहरण खुद ही पता चल जाएगा, देख लेना। सुन लो, मैं किसी बैच में नहीं पढ़ाया हूँ, मैं बता देता हूँ आपको। तो आप लोगों को क्यों पढ़ाता हूँ, क्योंकि आप लोग को बहुत ज़्यादा मानता हूँ। अब ध्यान से देख लेना और मैं हर बैच में ये बात नहीं बोलता हूँ तो पहला है अर्थ मूवमेंट। अर्थ मूवमेंट कैसे कैसे हो सकता है, उसमें 2 फोर्स इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला फोर्स एक्सोजेनिक या इंडोजेनिक, तो इंडोजेनिक, दूसरा क्या है एक्सोजेनिक। रिपीट प्लीज करते जाना। इंडोजेनिक के कितने टाइप्स हो गए, एक हो गया सडन मूवमेंट, एक हो गया स्लो मूवमेंट। स्लो मूवमेंट को बोलते हैं डायस्ट्रॉफिज्म, एक बार समझ लेना था कि दिमाग में आ जाए। सडन मूवमेंट भूकंप, वोल्केनोज वगैरह सडन मूवमेंट हो गया। स्लो मूवमेंट में कॉन्टिनेंट का फॉर्मेशन जिसको बोलते हैं एपिरोजेनिक, और कॉन्टिनेंट फॉर्मिंग, इसमें अपवार्ड और एक मैंने लिखा है डाउनवार्ड। ये कैसे लिखा हूँ स्ट्रक्चर से बताऊंगा आपको, बिल्कुल चिंता मत करना। दूसरा है ओरोजेनिक। ओरोजेनिक में मैंने बोला, ओरो मतलब माउंटेन, जेनिक मतलब होता है फॉर्मेशन। माउंटेन का फॉर्मेशन टेंशन और किससे, कॉम्प्रेशन। आते हैं एक्सोजेनिक में, मैंने बोला वेदरिंग से होगा, इरोजन से भी होगा। वेदरिंग में मैंने 3 टाइप बोल दिया, मैकेनिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल। क्लियर है। मैंने बोला इधर इरोजन, अपर्दन। अपर्दन कौन करेगा, किसका होगा, कैसे होगा, उससे समझने से पहले एक बात दिमाग में रखना, इधर जब भी किसी चीज का इरोजन होगा, कहीं ना कहीं उसका डिपोजिशन भी होगा। सुन रहे हो, अगर एक जगह मिट्टी में कटाव हुआ है तो वो मिट्टी कहीं ना कहीं जाके जमेगा, चाहे वो पास में हो चाहे दूर हो। सुन रहे हो, तो रिवर अपने साथ जब चलती है तो रिवर चलेगी तो अपने साथ कटाव भी करेगी, और एक जगह कटाव करेगी तो दूसरी जगह कहीं ना कहीं इसको लेकर जमा करेगी, है ना। तो क्वेश्चन ये पूछता है कि किस, सुनना प्लीज ध्यान से, कि रिवर के कटाव के कारण क्या क्या शेप बनेगा, और रिवर के डिपोजिशन के कारण फिर क्या क्या शेप बनेगा। सुनना, क्योंकि रिवर जब भी चलेगी, अब मान को आप ऐसे मान के चलो, आप नॉर्मल एक चीज मान के चलो, क्या, इधर देखो, ऐसे मान के चलो कि मान लो स्ट्रक्चर ऐसा था, कुछ कोई भी एक लैंडफॉर्म्स था, कोई भी एक मतलब डायग्राम था, कोई भी एक ऐसा बना हुआ था आपके खेत में, मान लीजिए
पानी गुजरा यूं, गुजरा। अब जब गुजरा तो मान लीजिए हम इसको मिटा दिए तो इसका शेप कुछ समथिंग ऐसा बन गया, मान लीजिए वो 3D में था। अरे समझ पा रहे मेरी बात? तो क्या ये रिवर के इरोजन से हुआ है कि रिवर के डिपोजिशन से ऐसा बना है? तो नदी के अपर्दन के कारण स्ट्रक्चर में जो चेंज आ रहा है, यही डायग्राम आपसे पूछता है। फिर अब ये कटा है, यहां पे कटा है तो इसका हिस्सा ले जाकर कहीं ना कहीं जमा कर दिया, और हो सकता है उसके जमा करने के कारण कुछ अलग टाइप का स्ट्रक्चर बन गया, मान लीजिए दिस। तो हम जब बोलेंगे कि ये जो बना है ये अपर्दन के कारण बना है कि डिपोजिशन के कारण बना है? डिपोजिशन के कारण। अब आपसे समझने के लिए क्या क्या काम है फिर बोल दे रहा हूं। दो, इस दुनिया में जितना भी लैंडफॉर्म्स है, जैसे आप देखोगे एक पहाड़ है, या आप देखोगे क्या पूरा समुद्र के बीच में एक ऐसे खड़ा है, एक रॉक टाइप का ऐसे यूं, बीच में गेट टाइप का बना हुआ है, ऑटोमेटिक बना हुआ है, वो किसी ने बनाया नहीं है। तो हुआ क्या, वो इरोजन से बना है कि डिपोजिशन से बना है? अब सर दो तीन चीज दिमाग में रखिएगा। तो सर जितना भी स्ट्रक्चर, इसलिए मैंने आपको बोला था कि फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ाने के बाद जितना भी स्ट्रक्चर देखोगे आप देख के आइडिया लगा लोगे कि क्या चीज से बना होगा। मैंने आपको एक बार पढ़ाया था, फिर बोल दे रहा हूं। पहाड़ जो है, पहाड़ में मैंने बोला एक स्लोप होता है जो बिल्कुल सीधा हो गया, और एक स्लोप में स्टेप स्टेप टाइप का बना हुआ है। तो देखिए मैंने बोला था ग्लेशियर जो है वो आराम आराम से मूव करेगा, तो जब स्लो मूव करेगा तो पहाड़ में जो कटा होगा हल्का हल्का स्टेप बनेगा। तो उसमें जो स्टेप बनेगा, इसलिए जब भी कोई पहाड़ पे चढ़ रहा होता है तो सर आप समझ जाइएगा कि इस पे पांव रखने के लिए जगह अगर है तो ये ग्लेशियर के कटाव के कारण बना है कि जमाव के कारण? कटाव के कारण, क्योंकि वो फ्लो किया आराम आराम से। सुन पा रहे? अब ये स्ट्रक्चर दिखाऊंगा, मजा आएगा आपको। फ्लो किया, फ्लो करने के कारण उसके इरोजन के कारण बन गया। अब क्वेश्चन पूछता है कि इरोजन के कारण बन गया, मान लो एक शेप है गायोट, इसको गायोट GUYOT बोल दिए, गायोट। ये एक शेप है, लैंडफॉर्म्स है, जैसे लैंडस्केप बनाते हैं ना हम लोग। तो लैंडस्केप में याद ही है आपको, दो तीन गो पहाड़, सूरज, नदी, इधर घर, इधर कुत्ता बना दिए। अब कहने का लॉजिक है कि जो लैंडफॉर्म्स जिसका नाम गायोट है, आपसे ये पूछता है कि गायोट ग्लेशियर के कारण इरोजन से बना है कि रिवर के इरोजन से बना है कि विंड के इरोजन से बना है? आप समझ पा रहे हैं? या फिर लेक्स के इरोजन से बना है? कुछ बुझा रहा है? या डिपोजिशन से बना है? तो मैं एक टेबल दूंगा जिसमें सारा ही आपका पार्ट आ जाएगा, लेकिन मैं आपको ये अब बता रहा हूं कि यहां से हमारा क्लास कैसे चलेगा। तो हम आपको ये पूरा पार्ट बता देंगे कि कौन सा शेप किस चीज से बना है, या वो इरोजन से बना है या फिर डिपोजिशन से बना है। कुछ बुझा गया? तो हम इसके बाद कैसे पढ़ेंगे? ऐसे पढ़ेंगे। देखिए रिवर लिख लिए, रिवर का इरोजन के कारण क्या क्या बना, फिर रिवर के डिपोजिशन से क्या क्या बना, फिर ग्लेशियर के इरोजन से क्या बना, फिर ग्लेशियर के डिपोजिशन से क्या बना। क्या पहले पैटर्न बन रहा है दिमाग में? ये पैटर्न बना लो, काम हो जाएगा। उसके बाद कुछ नहीं है, उसके बाद बस पावर पॉइंट भेजूंगा और काम आसान हो जाएगा, समझाते जाऊंगा। ठीक है जी? तो कहने का मीनिंग विंड के कारण फिर क्या क्या बनेगा, इस टाइप से पूरा कवर कर लेंगे। अब आते हैं यहाँ पे, तो इसमें आपको यहाँ तक तो पूरा पार्ट क्लियर होगा। ये तो आपका पूरा क्लियर है। स्लो मूवमेंट में कॉन्टिनेंट का फॉर्मेशन क्लियर है, बस अपवर्ड डाउनवर्ड खाली हटा दीजिए, वो आपको स्ट्रक्चर बताऊंगा वहीं पता चल जाएगा। ये आपको ओरोजेनिक पता है? अरे है ना, तो बोलो। अब आइएगा वेदरिंग, वेदरिंग का तीनों पार्ट आपको पता ही है। अब बच गया हमारे इरोजन, यही इरोजन का पूरा पार्ट यहाँ से शुरू होगा। कुछ बुझा रहा है? तो ये जो पूरा पार्ट जैसे खत्म होगा आपका 2-3 चैप्टर निपट जाएगा उसी में। और इसीलिए ये यहाँ से यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है। बीपीएससी कभी कभार उसको देना होगा तो दे देगी, नहीं तो नहीं। बीपीएससी का उतना औकात लेवल पर नहीं जाता है, लेकिन यूपीएससी आपसे ये जरूर पूछेगी 110%। ठीक है जी? तो चलिए अब इसी बहाने आगे स्टार्ट करिए। जो मैंने माउंटेन 4 बताए थे, बोले थे ना पहला, अब वहां से शुरू कर लेंगे। और पहला हेडिंग डालिए फोल्ड माउंटेन। मजा आ रहा है कि बोर हो रहे हैं? ठीक है। समझ में आ रहा है कि पूरा साफे हो गया एकदम? समझ में आना चाहिए, साफ मत करिएगा। इसलिए कुछ बच्चे बोलते हैं सर आप हम लोग को जल्दी जल्दी पढ़ा दिए, आए इसमें बढ़िया से पढ़ा रहे हैं। कुछ बच्चे बोलते, अब हम क्या करें? देखो अपडेट होता है, अपडेट होना चाहिए भी, धीरे धीरे होगा। बाकी आप जैसा बिहेव करेंगे वैसा हम बिहेव करेंगे। कहता ना न्यूटन थर्ड लॉ जानते हैं ना? थर्ड लॉ हर जगह चलता है। आप प्यार दीजिए, प्यार लीजिए। आप जैसे भिड़ना चाहते हो वैसे भिड़ जाइए। आराम से छोड़ छाड़ के मारपीट करेगा, मारपीट कर लेगा, क्या दिक्कत है? जैसे न्यूटन थर्ड लॉ का नियम बेकार नहीं होना चाहिए। न्यूटन नहीं बोलेंगे क्या यार मेरा नियम फेल कर दिया। अगर किसी ने बोला 10 बोलो उसको
इतना बोलो कि इसका कान पक जाए, बाद में बोले भाई छोड़ दे। ऐसा नहीं करते हैं, मैं मजाक कर रहा हूँ। आगे लिखिएगा, पहला फोल्ड माउंटेन में सबसे पहले लिखिए टाइप्स ऑफ फोल्ड। फोल्ड माउंटेन नहीं, टाइप्स ऑफ फोल्ड लिखिएगा। क्या क्या फोल्ड बनेगा भी बताऊंगा, पहले नाम लिख लो। देखो जी, कुछ गलती सही अगर जब भी हो या कुछ भी आप लोगों को लगे, मैंने बोला बिल्कुल इग्नोर कर देना, इंसान है हम भी, गलती सही होते रहता है, ठीक है। इतनी बड़ी गलती कभी लाइफ में नहीं होगी जिससे आपका करियर दांव पे आ जाए, ये मेरी जिम्मेदारी है। वो मर जाऊंगा, यही बस अपने पास है, ईमानदारी, मेहनत, दिन रात तो चल जाएगा। बाकी कुछ चीज़ें चलता फिरता है, उतना दिमाग में लगाने की जरूरत है नहीं। आराम से अपना पढ़ते चलिए, और फीडबैक आपसे लेता ही हूँ, आराम से सजेस्ट कर दीजिए। सर ये बिल्कुल ओपन है एकदम, सजेशन बिल्कुल हमेशा दे दीजिए कि सर ये ऐसा भी हो जाता, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आदमी करेगा। एक दिन में नहीं होगा, 3 दिन बाद करेगा, 10 दिन बाद करेगा, धीरे धीरे कर ही लेगा यार, हर चीज़ का वक्त हो ही जाता है। बाकी जो जरूरी रहेगा वो छूटेगा नहीं। मैंने आप लोगों को कैरम के लिए बोला था पहले, मेरे दिमाग में वो भी बात है, कैरम और चेस के लिए टूर्नामेंट के लिए, वो है ठंडी में, चूंकि थोड़ा सा जैसे भी है मैं खुद एक प्लान बना के आराम से लेकर रख दूंगा और आपको डायरेक्टली अनाउंस कर दूंगा कि बस आ जाइए, स्टार्ट कर हो जाइए, ठीक है जी। और होगा जरूर, होगा, बोल दिया हो तो होगा जरूर, चाहे आज हो चाहे कल हो। तो फर्स्ट अब हम टाइप्स ऑफ फोल्ड में देखेंगे। फोल्ड के टाइप्स, प्लीज फोल्ड माउंटेन मत लिखिएगा, खाली टाइप्स ऑफ फोल्ड, और फोल्ड के प्रकार में पहला लिखिएगा। सबसे फर्स्ट लिखिए सिमेट्रिकल। आप लोग सिमेट्री चैप्टर पढ़े भी होंगे। सिमेट्री का सिंपल मीनिंग होता है आधा आधा। मतलब सिंपल सा है कि सर अगर मैं खड़ा हूं बिल्कुल बीचों बीच, मतलब जैसे मान लो अगर सेव है, सेव को आप काटो उसका 2 हिस्सा, तो सिमेट्री का मीनिंग होता है कि जब 2 हिस्सा काटो तो दोनों बराबर भाग में कट जाए, और जब वापस आप मिलाओ तो दोनों एक जगह चिपक जाए, बात खत्म। तो यह है सिमेट्री। यहाँ पे हालांकि सिमेट्री का मीनिंग थोड़ा बहुत चेंज होता जाएगा, लेकिन मोटा मोटा तौर पे वही मीनिंग याद रखिएगा। तो फोल्ड में पहला बन गया सिमेट्री। दूसरा लिखिएगा एसिमेट्रिकल। इसको सिमेट्री है तो सिमेट्रिकल भी लिख सकते हैं, ज़्यादा इजी रहेगा उसी बहाने। सिमेट्रिकल। दूसरा एसिमेट्रिकल। लोड मत लेना, अभी जब तक बताऊंगा नहीं स्ट्रक्चर तब तक कतई चिंता मत करना, क्लास खत्म होते होते तो एक एक पॉइंट क्लियर होगा। सिमेट्रिकल, एसिमेट्रिकल, और तीसरा लिखना ओवरटर्न्ड। ओवरटर्न्ड। चौथा लिखना रिकम्बेंट। इस ओवरटर्न्ड को कहीं कहीं ओवरफोल्ड भी बोलते हैं। ओवरटर्न्ड और ओवरफोल्ड, ये 3 हो गए। बोर्ड थोड़ा सा साफ सुथरा ज्यादा हो गया है। फोर्थ लिखिए, कोई बात नहीं, बोलते जाएंगे, जहां भी जरूरत पड़ेगा बोल देंगे। फोर्थ लिखिए रिकम्बेंट। RECUMBENT। इन सब का मीनिंग बता दूंगा, रिकम्बेंट। और फिफ्थ लास्ट है एक ओवरथ्रस्ट। ये आपको अभी शब्द खाली भारी लग रहा होगा, जैसी पिक्चर दिखाऊंगा उसके बाद आपको लगेगा कुछ नहीं है, आसान है। उसके बाद ओवरथ्रस्ट। हाँ मैं बोल देता हूं, ओवरथ्रस्ट बोल रहा हूं। पहला सुन लो, पहला 1 बाय 1 बोल देता हूं। पहला बोला हूं सिमेट्रिकल, दूसरा बोला हूं एसिमेट्रिकल, तीसरा बोला हूं ओवरटर्न्ड या फिर ओवरफोल्ड, ठीक। चौथा बोला हूं रिकम्बेंट, RECUM, रिकम्बेंट, बेंट। ओवरथ्रस्ट, ओवरथ्रस्ट OVERTHRUST, ओवरथ्रस्ट। अभी क्या क्या है क्या क्या नहीं है अभी देख देते हैं, अभी बता देते हैं, काम आसान हो जाएगा आपका। ये कौन सा माउंटेन है? फोल्ड माउंटेन में हम पढ़ रहे हैं अभी, और फोल्ड माउंटेन में मैंने कुछ फोल्ड के बारे में बताया है, बस क्लियर है। चलो आज इसको खत्म कर लेंगे ताकि कल से हम लोग उस डायग्राम पे आ जाए। अब हम सिमेट्री एसिमेट्रिकल आप लिख के रख लिए, आप मुझे बताते जाएंगे, हम एक डायग्राम से आपको समझाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। फिर से मैं बोल दे रहा हूं, मैं बहुत अच्छा हूं नहीं हूं उसका अलग बात है, मैं बता देता हूं, ये कोई नहीं बताता है आपको, मैं पहले बता दे रहा हूं। कारण है इसका, इसमें बहुत एनर्जी एफर्ट लगता है बताने में। बाकी कोई जो ऊपर ऊपर फिजिकल ज्योग्राफी निकाल देता है, सब लैटिट्यूड क्या है लॉन्गिट्यूड का ऐसे ही ऊपर करके निकाल देगा। तो ये ना समझ लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चंस आते हैं तो खाली पुल्हा के नहीं पढ़ाया जाता है, ध्यान रखिएगा। तो लिखिए पहला, पहला मैं एक डायग्राम बना रहा हूं, आप मुझे बताओ क्या हम ऐसे बोल सकते हैं जो डायग्राम को, बताओ फोल्ड माउंटेन का डायग्राम कैसे बना सकते हैं। मान लो ये भी एक फोल्ड माउंटेन मान लो मैंने बना दिया, मान लो लैंडस्केप वाला वो पहाड़, तो लैंडस्केप वाला पहाड़ कैसा होता था, वो तो ऐसा होता था एकदम मस्त
कभी कभी ऊपर से भी आ जाता था, है ना, नीचे ऐसे, और चल रहा है नदी। अच्छा सूरज 2-3 को निकाल दिए नहीं, एक से काम क्यों चलेगा, 2-3 होना चाहिए, 2-3, तब ज़्यादा गर्मी आएगी। इधर देखो घर हो गया, है ना मस्त घर हो जाता था। उसके बाद देखो पेड़ हो गया, वो कुत्ता उत्ता बना दिए, यहाँ से रास्ता निकाल दिए। रास्ता जरूर होना चाहिए। तो मतलब अभी जो हम बता रहे हैं यहाँ ये बना है फोल्ड माउंटेन। फोल्ड माउंटेन जब भी बना होगा तो ध्यान से समझना, कन्वर्जेंस के कारण कि डाइवर्जेंस के कारण, थोड़ा सा रिपीट करते जाओ, कन्वर्जेंस की डाइवर्जेंस, कन्वर्जेंस। तो कन्वर्जेंस के कारण बना फोल्ड माउंटेन यूं। तो सर हर जगह उठता चला गया, माउंटेन बन गया। लेकिन याद रखिएगा, जब 2 जगह कहीं से उठ रहा है, फिर कहीं पे डाउन हुआ, कहीं पे अप हुआ, वो कैसे हुआ नहीं हुआ बात की बात है। पहले कन्वर्जेंस में अगर हम माउंटेन ये रखते हैं तो जो इसका ऊपर वाला हिस्सा है, ये जो ऊपर उठा है, इसको बोलते हैं एंटीक्लाइन। ये शब्द बार बार परेशान करेगा आपको, एंटीक्लाइन। क्या है एंटीक्लाइन? और दूसरा जो नीचे आया है, नीचे वाली, इसको बोलते हैं सिंक्लाइन। याद रखो मैंने सिंक्लाइन बताया था, सिंक्लाइन बताया था जहां पे गर्त हो वहां पे जमा हो जाए, सेडिमेंट्स जमा हो जाए। और सर यही जमा यहां कैसे होगा ना, जब भी कोई फ्लो करेगा तो जमा अपने किनारे ही करेगा, किनारे ही जितना सी जमा होगा वो हो जाएगा। तो इसको क्या बोलेंगे एंटीक्लाइन, इसको क्या बोलेंगे सिंक्लाइन। ठीक है, अब समझना, देखो अभी जो इसका स्ट्रक्चर है, अभी जो इसका स्ट्रक्चर, अगर हम इसको मान लो बीच में से काट देते हैं पूरा, आपको नहीं लगता है कि दोनों बराबर होगा? मतलब रफ आइडिया, सिमेट्रिकल होगा? प्लीज यार जोर से रिस्पॉन्ड करते रहना। तो अगर हम लोग अगर बीच में काटते हैं तो क्या है, दोनों हाफ हाफ इक्वल होगा? तो अभी जो नॉर्मल आपका फोल्ड माउंटेन है, क्या हम उसको बोल सकते हैं कि वो सिमेट्रिकल है? जो नॉर्मल अभी बना हुआ है, जस्ट अभी एकदम कोई उसमें चेंजेस नहीं है, तो हम इसको कौन सा बोल सकते हैं? सिमेट्रिकल। तो पहला स्ट्रक्चर हमने क्या लिखा था? सिमेट्रिकल ही तो लिखा था, यस और नो? ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब 2-3 चीज कर रहे हैं। मान लीजिए, देखिए इधर से 2 तरीका है। हो सकता है कि इधर से देखो रिवर फ्लो कर रहा है, रिवर, मैं अभी रिवर मान के चल रहा हूं, रिवर हो सकता है, विंड हो सकता है, ग्लेशियर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बस हम मान के चल रहे हैं कि इधर से कोई एक फोर्स लग रहा है, उस फोर्स के कारण कुछ भी, कोई भी फोर्स हो मतलब नहीं है, बस एक फोर्स लग रहा है। आप मुझे थोड़ा सा अंदाजे से बताना, इधर देखना और प्लीज महसूस करना, रटना कतई नहीं। देखो इधर, ये जो अभी तक क्या है सिमेट्रिकल, जैसे ही इस पे फोर्स लगेगा तो थोड़ा कंप्रेस होने का सोचेगा नहीं सोचेगा? तो मतलब ये जो पूरा फैला हुआ है, ये समथिंग कुछ अपने आप में कुछ ऐसा होना नहीं चाहेगा क्या? ऐसा यूं थोड़ा सा घूमना चाहेगा। मतलब देखो एक घुमाव ऐसा, ऐसे फील करना, एक घुमाव ऐसा है, पूरा गया, एक घुमाव यूं है। कुछ बुझा रहा है? जैसे पहाड़ पे जाते हैं तो एक रास्ता, आपको सोचो, आप मुझे बताना, जो बिल्कुल यूं टर्न है उस पर घुमाना ज्यादा आसान है कि जो आराम से टर्न उस पर घुमाना आसान है? तो समझ लो कि जब आप पूरा घूम के ऐसे यूं घूम रहे हो पूरा, ठीक, तो ये थोड़ा सा ज्यादा स्प्रेडेड जगह मिल रहा है। लेकिन अब आप ऐसे घूम रहे हो, पूरा यूं घूम रहे हो, तो एरिया कम हो गया ज्यादा हो गया? कम हो गया, यानी कि घुमावदार अब क्या हो गया? ज्यादा, और आपको बहुत कम में ही टर्न करना है अब। अरे कुछ समझ पा रहे हो? तो कहने का लॉजिक सिंपल है कि ऐसे समझ लो, ये सर्कल है, ध्यान से समझना। अब उसको थोड़ा मैं आपको बताने के लिए कह रहा हूं। मौत का कुआं कितने लोग देखे हो? हाथ खड़े करो। मौत का कुआं, चलो यार इसमें 100% पूरा है, तो इसका मतलब हम मान लेते इधर मौत का कुआं लगता होगा। मैं लाइफ में मौत का कुआं एक बार मात्र देखा हूँ, वो भी गलती से देख लिया, नहीं तो नहीं देख पाता। शुरू से उधर आया था दिल्ली, नहीं इधर आया तो दशहरा में लगा हुआ था। तो जिस दिन आया था ना, उसी दिन पापा जी बोले कि चलो। मैं उतरा था और मैं कभी देखा नहीं था, जस्ट ट्रेन से उतरा, गरीब रथ से आया था, मुझे इसलिए याद है क्योंकि पहला एक्सपीरियंस हमेशा याद रहता है। और गया तो देखा, तो क्या आप ऐसे समझो कि गाड़ी वो चला रहा होता है। अब देखो गाड़ी वो ऊपर से चलाता गया मान लो, या फिर 2 तरीका होता है, नीचे से स्टार्ट करेगा और फिर वो यूं ऊपर ऊपर आता गया, ऐसा नो, ये भी तो घुमावदार ही है। अब फिर यही घुमावदार अब कम हो गया। मतलब सिंपल सा है कि जब सिमेट्रिकल था तो पूरा नॉर्मल अपने जितना वो फ्लो कर सकता था उतना था। अब जैसे उस पर बल लगा तो सर अगर इधर से संकुचित हो रहा है तो ये भी तो कुछ दबेगा, तो ये पूरा ऐसे नहीं हो के हल्का सा ऐसा होना चाहेगा।
तो पहले जो फैला हुआ था वो थोड़ा अब क्या होगा, धीरे 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 चिपटा होगा। आप बस अब इतना इमेजिन कर लेना, बाकी अभी पिक्चर दिखाएंगे और पूरा क्लियर हो जाएगा। अब ये जब चिपटा होगा तो पहले जो सिमेट्रिकल था उस ढंग से तो अब तो कम से कम नहीं रह पाएगा। तो अब जब सिमेट्रिकल नहीं रह पाएगा तो इसको बोलेंगे एसिमेट्रिकल। तो पहला शेप क्या है, सिमेट्रिकल, दूसरा शेप क्या है, एसिमेट्रिकल। याद रखना, इसका पिक्चर डायग्राम सब मिल जाएगा, दिमाग अलर्ट रखना यहीं पे। पहले नहीं महसूस करोगे ना तो कुछ नहीं होगा, डायग्राम सब दिया हुआ रहेगा, आपको कुछ समझ नहीं आएगा। पहले फील कर लो, नहीं तो वीडियो दिखा देंगे खाली, आसानी से काम हो जाता है। आजकल बहुत अच्छा ट्रेंड चला है, कुछ नहीं, डिजिटल बोर्ड ले लो, भांज के ये देखिए ये, अरे भाई उसको आप समझ रहे हो, कुछ भी करके इधर स्लाइड भांज दिया, इतना आसान है वो। आप दिमाग में जा ही नहीं रहा, आप भी देख लिए, चल भांज, इधर देख ले, देखो स्लाइड स्लाइड नंबर 3 अभी दिखाया था, स्लाइड नंबर 3। अच्छा रुको, फिर एक बार और दिखा दे, दिखाने में क्या जा रहा है, बाप का थोड़ी ना जा रहा है, इधर के फिर की दिखा दिए स्लाइड। अरे पढ़ा रहे हो आपकी यार, आप अपना इधर प्रदर्शन करोगे, डिजिटल बोर्ड लिए हैं। तो कहने का लॉजिक है, डिजिटल बोर्ड का काम मैं पर्सनली फील करता हूँ होगा, फायदा है, लेकिन सर वहाँ पे बच्चों का विकास थोड़ा सा कम हो जाता है, क्योंकि वो सारा चीज़ निर्भर हो गया डिजिटल बोर्ड ही है, देख लेंगे। आप सोचोगे नहीं तो दिमाग कैसे काम करेगा। आप पे दबाव, मैं बोल रहा हूँ कन्वर्जेंस, सोचो हो रहा है। आपको मैं लैटिट्यूड पढ़ाते समय क्या बोला था, महसूस करो हो रहा है, ये चल रहा है। वीडियो में आप देख लेते हैं, लैटिट्यूड इसको घेर दिया है। सुन रहे हो क्या, बोर हो रहे हैं क्या, जान बचा के रखना, टाइम बहुत है अभी। तो कहने का मीनिंग है, पहला था सिमेट्रिकल, उसके बाद क्या हुआ, थोड़ा सा फोर्स लगा तो क्या बना, एसिमेट्रिकल। एसिमेट्रिकल के बाद क्या लिखा हुआ, पहले ये बताओ, ओवरटर्न्ड। अब मुझे बात बताओ, अब जितना दबाव बढ़ता जाएगा ये और उतना ही ओवरटर्न होता जाएगा, एकदम पूरा और नजदीक में। ओवरटर्न या इसको बोलते हैं ओवरफोल्ड, मतलब पेपर भी मोड़ते हो आप लोग, अखबार मोड़ दिए, पहले 2-3 टर्न, कुछ लोग नहीं मोड़ देते सर, इतना पतला मोड़ देते हैं पूरे पेपर को, तो कुछ वैसा ही हो गया। पहले पूरा फैला हुआ था नॉर्मल, आपने 2 टर्न मोड़ा, 2 टर्न के बाद फिर 3-4 टर्न, ओवरफोल्ड के बाद फिर क्या है, ओवर थ्रस्ट, उसके बाद और ज़्यादा टर्न, उसके बाद इतना हो गया कि सर एक ही में सिमट गया पूरा। तो इसको फिल करने के लिए डायग्राम से जरूर फिल कर लेंगे, लेकिन अभी जो मैं बता रहा हूं वो फोल्ड माउंटेन के लिए सिर्फ इतना बता रहा हूं कि जब भी कभी ऊपर वाला जो स्ट्रक्चर होगा उसको एंटीक्लाइन बोलेंगे, नीचे क्या बोलेंगे, सिंक्लाइन। जितना दबता जाएगा, सिमेट्रिकल के बाद एसिमेट्रिकल, एसिमेट्रिकल के बाद फिर क्या बनेगा, जल्दी बोलो, ओवरटर्न, और टर्न होगा, और ओवरटर्न के बाद ओवर थ्रस्ट, और ज्यादा वो पूरा तरह से संकुचित हो जाएगा। रिकम्बेंट सेम है, बस अब ऐसा समझना, मुड़ता जा रहा है वो, मतलब पूरा लंबा है, ये ऐसा समझ लो, ये है 2 फोल्ड, ये पूरा एक ही था, मान लो एक ही चीज़ है, आपने 1 फोल्ड मोड़ा, फिर अब 2 फोल्ड, फिर 3 फोल्ड, फिर 4 फोल्ड, फिर 5 फोल्ड। मेरी बात समझ में आ रही है। तो फोल्ड का सिंपल यही मीनिंग है कि पहला सिमेट्रिकल था, पूरा फैला हुआ, फिर थोड़ा सा मुड़ा, फिर पूरा मुड़ा, फिर मुड़ते मुड़ते पूरा खत्म। और इसका डायग्राम देखो तो ईजिली समझ में आएगा। एसीईआरटी लाए हो सब लोग, जोर से तो बोलो, ठीक है, नहीं भी लाए हो तो पीडीएफ का व्यवस्था है। चलिए अब ये पहले हो गया, ठीक है, यहीं पे समझ लेते हैं। अगर ज़्यादा हो रहा होगा तो बोलोगे यहीं तक छोड़ दूंगा, और नहीं तो एक और चीज़ जो मैं बोल रहा हूँ कि जो लिखवाया हूँ माउंटेन वाला वो बता देता हूँ, ताकि उतना काम कंप्लीट हो जाएगा आज। बता दें, ठीक है। तो लिखिए दूसरा गैप देके, ब्लॉक माउंटेन। फोल्ड माउंटेन के बाद क्या था, ब्लॉकी माउंटेन था ना, ब्लॉक माउंटेन। अच्छा, ब्लॉक माउंटेन से पहले गैप जरूर छोड़ना, ठीक है जी। गैप इसलिए छोड़ना क्योंकि कुछ शब्द आएंगे वहां पे। देखो एक बता देता हूं, थोड़ा सा यहीं पे बता देता हूं, काम आसान रहेगा। देखो एक शब्द है आइसोक्लाइनल फोल्ड, ये भी फोल्ड का ही टाइप है, लेकिन ये क्या है, आइसोक्लाइनल। देखो आइसो वर्ड जहां पे भी आएगा बराबर होता है, आइसो मतलब होता है इक्वल, जैसे बोले ना आइसोबार, पढ़े होगे, आइसोटोप तो पढ़ते हैं, जिसका इक्वल नंबर ऑफ मास नंबर, ये वो सब कुछ। तो आइसो का सिंपल एक मीनिंग होता है, आइसो का क्या मीनिंग होता है, बराबर, इक्वल। तो आइसोक्लाइनल मतलब दोनों तरफ से जब बराबर फोर्स लगे, मान लो ये माउंटेन था, इधर से भी फोर्स लग रहा था, इधर से भी फोर्स लग रहा था, तो लोग कितना भी संकुचित होगा। पहले वाले में क्या एक ही तरफ लग रहा था कि दोनों तरफ, एक तरफ मैं सिर्फ एक साइड से फोर्स लगा रहा था, और अब इसमें क्या लगा रहा हूं, दोनों तरफ से। तो आइसोक्लाइनल फोल्ड में जब भी दोनों तरफ लगाते हैं तो सिंपल याद रखना, उसका जब भी डायग्राम बनेगा कितना भी संकुचित हो तो दोनों तरफ बराबर क्या होगा, हमेशा सिमेट्रिकल ही होगा वो। अरे नहीं होगा क्या, मतलब जितना उधर से फोर्स लगेगा उतना इधर से, जितना इधर से उठ रहा है उतना उधर से उठ रहा है। जब एक साइड से फोर्स अगर लगाएंगे तो एक साइड से संकुचेगा, एक तरफ ऐसा ही है। कुछ बुझा रहा है। तो आइसोक्लाइनल फोल्ड दिमाग में बस रखना कि फोर्स जब दोनों तरफ से बराबर लगता है
तो ये रहेगा, सबका दिमाग यही है। जोर से बोलो यस और नो, जोर से सबका आवाज चाहिए, जोर से यस और नो, अलर्ट रखना, भूख लगे तो कोई बात नहीं। अब आना नीचे, अब मैंने लिखवाया आपको क्या, ब्लॉक माउंटेन। ब्लॉक माउंटेन मैंने बोला था कि आमतौर पे हमेशा या नॉर्मली डाइवर्जेंस के कारण बनेगा। तो मैंने आपको 2-3 चीज बोला था। इधर देखो कि मान लो ये ऐसे एक नीचे धंस गया, ये सरफेस था पूरा, अब जैसी क्रैक हुआ, डेवलप, जैसे यहां पे है दोनों तरफ से या सीधा नीचे गया, धंस गया। महसूस करो कि आप खड़े थे, दोनों तरफ सतह था, जस्ट आपके आगे ही क्या हुआ, दोनों तरफ से खिसक गया प्लेट, सीधा वहां पे जितना भी टीला जमा हुआ सीधा क्या है नीचे। तो जब नीचे जाएगा और एक तरफ क्या हुआ, क्रैक हुआ, नीचे से फोर्स उठा, उसको उठा दिया पूरा। तो दोनों पॉसिबिलिटीज है, लेकिन डाइवर्जेंस में ज्यादा पॉसिबिलिटी क्या है, नीचे जाने का। तो सर पहले टर्म्स लिख लो, इसलिए मैं वहां पे यूज कर रहा था, जैसे अपवार्ड और डाउनवार्ड जो यूज कर रहा हूं उसी के कारण यूज कर रहा हूं, अभी बताऊंगा। अपवार्ड मतलब हुआ डाइवर्जेंस हुआ, नीचे से कुछ फोर्स निकला, वो यूं बन गया, और डाउनवार्ड बस पूरा का पूरा धंस गया नीचे। तो जब डाउनवार्ड हो उसका नाम लिखिए और अपवार्ड हो उसका नाम लिखिए। देखिए जो सबसे होस्ट, पहले लिख लो एक नाम, होस्ट और ग्रैबेन, GRABEN, लिखो लिखो जल्दी, ग्रैबेन लिखो, GRABEN, एक तरफ लिखना ग्रैबेन और एक लिखना होस्ट, HORST। ये सब हिंदी में भी सेम एज इट इज वर्ड यूज होते हैं, इसलिए ध्यान रखना, नहीं तो पता चलेगी बस। होस्ट में लिखो उठा हुआ भाग, सॉरी होस्ट में उठा हुआ भाग, और ग्रैबन में लिखो नीचे डाउनवार्ड, धसा हुआ भाग लिख सकते हैं, डाउनवार्ड जो धस गया बिल्कुल नीचे, होस्ट और ग्रैबन। तो एक तरफ जो उठ गया है, उठा हुआ भाग क्या नाम बताओ, उठा हुआ भाग होस्ट, और जो धस गया है पूरा नीचे डाउनवार्ड उसको क्या बोल रहे हैं, ग्रैबन। थोड़ा सा गैप छोड़ना, हालांकि ब्लॉक माउंटेन से आपका एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, मैं पहले बता देता हूं, मतलब इसके लैंडफॉर्म से एक भी क्वेश्चन नहीं आता क्योंकि सिलेबस में उसको काटा हुआ है। लेकिन तीसरा आएगा रेसिडुअल माउंटेन, लिखो पहले लिखो वोल्केनिक माउंटेन, थोड़ा गैप छोड़ के लिखना वोल्केनिक। ब्लॉक माउंटेन में दो ही चीज लिखोगे, एक लिखोगे डाइवर्जेंस के कारण और दूसरा लिखोगे डाइवर्जेंस के कारण जो होस्ट है वो उठा हुआ भाग है, उठ गया, और ग्रैबन जो नीचे धस गया वो नीचे वाला भाग है। बाकी डायग्राम सब देख लेंगे, सब डायग्राम है, व्यवस्था है पूरा, परेशान मत होना। वोल्केनिक माउंटेन क्या लिखोगे, माउंटेन मेड फ्रॉम वोल्केनो। देखा जाए तो उल्टा सीधा सब कुछ तो वोल्केनो से ही आया है, लेकिन फिर भी समझने के लिए इग्नियस रॉक डायरेक्ट लावा से बना है, इसलिए इग्नियस को क्या बोलते थे, सेकेंडरी, है ना। तो सेकेंडरी बोलते थे किसको, सेडिमेंट्री को, तो याद रखा करना, सब पता ही है आप लोग को। तो हम लोग प्राइमरी को किसको बोलते थे, सेडिमेंट्री को ना। चलो ठीक है, नहीं मजे ठीक है, मतलब थोड़ा सा घुमाते रहना चाहिए। अब लिखो उसमें वोल्केनिक माउंटेन में क्या लिख सकते हो, वोल्केनिक माउंटेन में डोरमेंट हो सकता है, एक्टिव हो सकता है, या एक्सटिंक्ट हो सकता है। अच्छा एक और बात, वोल्केनो पढ़ा चुका हूँ अच्छे से, वहाँ पे भी टाइप्स बता दिया था आपको, वोल्केनो के अलग अलग बेसिस पे टाइप्स हैं। और बोला था ना कि वोल्केनो का एक बेसिस है क्या, कि सर प्लेस के बेसिस पे, जिसमें मैंने ऑलरेडी बताया, और दूसरा बोला कि उसके रिएक्टिविटी के बेसिस पे कि कितना तेज, कितना तीव्रता से आएगा, कितना तीव्रता से नहीं आएगा। देखो तो क्या लिखो, वोल्केनिक माउंटेन में सिंपल लिखना, ऐसा पहाड़ जो वोल्केनो से बना हो, और दूसरा उसमें एक ही चीज लिख लेना, इट कैन बी डोरमेंट, सबको बता चुका हूँ, सुसुप्त वोल्केनो, चाहे एक्टिव वोल्केनो, चाहे सक्रिय ज्वालामुखी, बात खत्म। ये पॉइंट देख लीजिए, वोल्केनिक माउंटेन खत्म, गैप छोड़िए। नेक्स्ट लिखिए रेसिडुअल माउंटेन, रेसिडुअल माउंटेन, अवशेष। रेसिडुअल का सिंपल मीनिंग है बचा हुआ, बचा हुआ माउंटेन, मतलब पहाड़ था, चारों तरफ से इरोजन होते होते, कटाव होते होते इतना सा बच गया, ऐसे समझ लो। हाँ बेस्ट एग्जांपल है, आपको डायग्राम ऐसे दिखाएंगे लेकिन बेस्ट है, उसको कॉरी बोलते हैं, लेकिन आपको एक बेस्ट एग्जांपल बताता हूँ। देखो इधर ऐसे समझना सभी लोग, नदी समझो, नदी, नदी के बीच में एक टापू है, टापू उठा हुआ है, उस टापू पे आप फोटो खिंचवा रहे हैं, फील हो रहा है, फील तो करो, थोड़ा सा बड़ा और फील कराते हैं। समझो बहुत सुंदर नदी है और बहुत बड़ा है, और बीच में एक बड़ा सा टापू है, मतलब पूरा, मतलब आप उस पर जा सकते हैं, बड़ा सा टापू है और उस टापू पे आप फोटो खिंचवा रहे हैं। अब ऐसा फील करो कि पानी दोनों साइड से निकल रहा है, मतलब ये टापू रहा, टापू के उधर साइड से भी पानी निकल रहा है, इधर साइड से भी निकल रहा है, दाएं बाएं चल रहा है पूरा, तो क्या उसको इरोजन करेगा कि नहीं करेगा, करेगा।
तो अपर्दन कटाव करते करते पहले इतना चौड़ा था, धीरे 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 पतला होगा कि नहीं होगा। और सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है बिहार का डनेर। आप बता रहे उससे अच्छा अपर्दन इस जीवन में कहीं नहीं होता है। पहले डनेर इतना बड़ा था, चौड़ा था, आराम से जा सकते थे आप। इधर वाला इधर से काटते गया, उधर वाला उधर से काटते गया, इतना पतला होगा बाई गॉड, एक पैर से नहीं चल सकते उस पे आप। बुझा रहा है? अपर्दन का बेस्ट एग्जाम्पल है इरोजन का। बस वहाँ इरोजन खाली यही तकलीफ है कि हमने किया है। यहाँ इरोजन जो है या तो पानी कर रहा है, चाहे एयर करेगा, चाहे कुछ ना कुछ कर लेगा। क्लियर है जी? तो जोर से तो बोले, ऐसा ना हो। लग रहा है ठंडी में आराम से ठंडी चल रहा है। बोलिए बोलिए, इधर आराम से चादर ओढ़ के, थोड़ा देर में हमको लगता है आवाज आएगा। चलिए यहाँ तक हो गया है। लास्ट रेसिडिवल में लिखिए अरावली माउंटेन जो है, एग्जाम्पल लिख लो क्योंकि वो पूछता है। अरावली माउंटेन इज एन एग्जाम्पल ऑफ रेसिडिवल माउंटेन। इंडियन ज्योग्राफी में भी बताऊंगा आपको, लेकिन फिर भी यहीं लिख लो, अरावली इज एन एग्जाम्पल ऑफ रेसिडिवल माउंटेन। लिख लिए? ठीक है जी। अब बच गया दोनों प्लेटू वाला टाइप, एक इंटरमाउंटेन और दूसरा क्या था, पिडमोंट। तो इंटरमाउंटेन बोला ही था, दो पहाड़ों के बीच में, लिख लेना तिब्बत, वहां पे एग्जांपल लिख लेना तिब्बत और बना लेना ताकि आपको दिमाग में रहे। इंटरमाउंटेन में लिखना दो पहाड़ों के बीच का जो पठार है उसको बोल रहे हैं इंटरमाउंटेन, और एक डायग्राम बना लेना ताकि आसान रहे। क्या लिख लेना, इधर लिख लेना बीच में तिब्बत, इधर साइड ऐसे दे देना, इधर भी लिख लेना कौन सा पहाड़, तिएनसान। तिएनसान था? नहीं तिएनसान नहीं था, क्या नाम था देख लो एक बार। और तिब्बत के इधर साइड, इधर मान लो हिमालय, ठीक है। हाँ तिएनसान ही होगा, तिएनसान माउंटेन, ठीक है। तो एक तरफ हो गया तिएनसान, इसको एशियन भी लिखते हैं, एशियन भी लिखते हैं, तिएनसान माउंटेन, और एक तरफ हिमालय माउंटेन, और बीच में क्या हो गया, तिब्बत, इसको बोलते हैं इंटरमाउंटेन प्लेटू। और पिडमोंट में एक एग्जांपल लिख लो, आपको तो बता ही दिया था पिडमोंट वाला, साउथ अमेरिका वाला जो बताया था गिरिपद। देखो उसमें लिख लेना पेटागोनियन, देखो डेजर्ट भी है और पेटागोनियन प्लेटू भी, एग्जांपल में लिख लेना पेटागोनियन प्लेटू। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि मैप जिसको पता नहीं होता है उसको यहाँ पे फंसता है, वो पेटागोन रटेगा, वो पेटागोनियन प्लेटू। मैप पता है साउथ अमेरिका ये इधर इधर, ये हो गया, हो गया, बहुत बढ़िया। 2 मिनट दे रहा हूं, जरा जितना भी पढ़े हो खाली पलटो तो, और देखो एक पैटर्न बनाओ कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। क्विक करना तेजी में, और जब पलटने के बोले तो पलट लेना, ये दोबारा मौका मिलता नहीं है कहीं। पिडमोंट में आपने क्या लिखा है, एक तरफ पहाड़ होना चाहिए, दूसरे तरफ या तो प्लेन एरिया हो या रिवर्स हो या सी हो, ये पिडमोंट में लिख लेना, ठीक है। ये दीजिए सर में। पिडमोंट में मैंने बोला है एक तरफ पहाड़ होना चाहिए, दूसरे तरफ या तो प्लेन एरिया हो, समतल भूमि, या रिवर या सी हो, उसी को बोलते हैं पिडमोंट, गिरिपद। एक तरफ पहाड़, दूसरी तरफ क्या, प्लेन एरिया, चाहे रिवर या सी, बस हो गया, बात खत्म, अब नहीं बोलूंगा। अब आप लोगों को कुछ एनसीईआरटी जो लोग लाए हैं ठीक है, नहीं भी लाए उनको मैं कुछ दिखा देता हूं। चलिए एनसीईआरटी में कुछ खास दिया ही नहीं, वो सब समरी है, तो मैं ही भेजूंगा तो दिखाऊंगा आपको। क्रेटर, ठीक है, क्या हो गया, हाँ एक साइड एंडीज हो गया, दूसरे साइड उसका या तो प्लेन, अरे ये यहाँ पे आप खड़े हो और ये कोई प्लेट्यू है, एक तरफ हो गया पहाड़,
दूसरे तरफ बोल रहा हूँ, या तो प्लेन एरिया हो या कुछ भी हो, ठीक है। बस ये तो वही वाली बात हो गई, आपके राइट के मेरे राइट, मतलब बस यही समझना है। इधर उधर क्या है, अब दो तरफ, अब मैंने बोला दो तरफ माउंटेन, तो दो तरफ माउंटेन। अब दो तरफ माउंटेन या तो इधर इधर हो गया या इधर इधर हो गया, बात खत्म। अगर चारों तरफ है तब भी तो यही बोलेंगे कि चलो ठीक है दोनों तरफ है, हमें दो तरफ से देखना है। चारों तरफ हो गया तो सोने पे सुहागा, अब भागा नहीं। अच्छा एग्जाम है आज, अच्छा चलिए जाइए तब तो। अब आइए जरा और जीवन का आनंद लेते हैं। ये देखो, ये एक डायग्राम देख लो पहले, बाकी पूरा डायग्राम पावर पॉइंट से बताऊंगा। ये डायग्राम जो है एनसीईआरटी का, यहाँ पे एक बार देख लीजिए, जरूरी नहीं अभी निकालिएगा मत, यहीं से देख लीजिए, दिख रहा होगा, नहीं दिखेगा तब भी हाँ बोलना है। देखो ये पहले डायग्राम सब देखो, दिख रहा है कि नहीं, थोड़ा बहुत दिख रहा है। अगर दिख रहा होगा तो आपको क्या दिख रहा है, दोनों साइड कुछ पहाड़ या चट्टान टाइप है और बीच से रास्ता बना हुआ है। मांझी द माउंटेन मैन याद आ रहा है? कितने लोग मांझी फिल्म देखो? लोग नहीं देखो देख लेना, कुछ चीजें छाट के बाकी अच्छा चीज देख लेना। तो मांझी द माउंटेन मैन में कुछ ऐसा ही रास्ता लास्ट में बन जाता है, जिसके बीच में वो जा रहा होता है और डायलॉग मार रहा होता है, क्या पता भगवान, हमेशा भगवान के भरोसे मत बैठिए, क्या पता भगवान हमारे भरोसे बैठा हो। अरे डायलॉग सर भले ही हल्का फुल्का, लेकिन डायलॉग में बड़ा दम है, मजाक बात नहीं है। हम भगवान के भरोसे बैठे हैं, कहीं भगवान हमारे ही भरोसे बैठा हो, सही बात है। सोचिए सर, अकेला आदमी पहाड़ तोड़ देता है, उसमें डायलॉग बड़ा अच्छा है। क्या बोलता है, एक आदमी रहता है, उसमें ही दिखाया है कि शिक्षित आदमी में और पढ़े लिखे और जो बिना पढ़ा लिखा आदमी, उसमें क्या फ़र्क है। तो जो काम कर रहा है, तो एक एडिटर है, पत्रकार साहब जो आते हैं, कभी उसके लिए एक केला या दो केला रख के चले जाते हैं। तो बोलता है अरे बहुत टफ है मांझी भाई, बहुत टफ है कि हम अपना पत्रकारिता, अपना लेवल का अपना शुरुआत करें, न्यूज़ चैनल चाहे न्यूज़ पत्रिका। तो बोलता है, आराम से बोलता है, कहता है पहाड़ तोड़ने से ज़्यादा टफ है का, और बोल के अपना काम करने लगता है और हंसता है ही। तो ये जो डायलॉग बोल देता है ना, ये सोचने में मजबूर है, बात सही है। उसको 2 मिनट में एहसास दिला देता है कि पहाड़ तोड़ने से ज़्यादा मजबूत तो कोई करियर नहीं है। और उसी का सिर्फ बात लेके फिर वो बनता है और लास्ट में आके फेंकता है, कहता है ये लो हम अपना पत्रिका खोल लिए हैं तुम्हारे बात से। तो कहने का लॉजिक ये है कि आप जब चीज़ें देखते हैं तो समझते हैं, यहाँ पे लोग को विश्वास ही नहीं होता है कि हम कुछ कर सकते हैं। अरे बहुत कुछ कर लोगे आप, यहाँ तक आ गए हो ना, बहुत कुछ कर लोगे। और हम सबकी बात बोल रहे हैं, आप सब में बहुत कुछ है, बस भरोसा करके मेहनत खाली करो ना, दंगा मचा दिया जाएगा, दंगा। देखो अभी 2024 तक आप लोग के नाम से पहचान मैं जानना ज़्यादा पसंद करूँगा, आप लोग के नाम से मुझे पहचान ज़्यादा पसंद है, अपने नाम से भाई। इसलिए मैं आपको बार बार बोलता हूँ ना, फोटो नाम कुछ नहीं जी, आप बनाओ, पहचान मेरा बन जाएगा। बना दोगे ना? बना देना यार, मज़ा आ जाएगा। उसीलिए जितना दिन रात है साथ हैं, मेहनत करेंगे एकदम साथ साथ। इतिहास रचने के लिए मेहनत खाली चाहिए, बाकी नीयत साफ़ हो, नीयत साफ़ होकर करना है, हो ये जाएगा। सोच लोगे ना एक दिन के कपड़ा बढ़िया वाला पहनेंगे, पहनिए लोगे, वो कैसे आएगा नहीं आएगा कुछ पता नहीं चलता है, मिल ही जाता है वो कपड़ा। अगर एक बार ड्रेस दिमाग में आ गया कि ऐसा ड्रेस काश मिल जाता, कैसे मिलेगा पता नहीं, लेकिन मिल जाएगा। अगर आप एक बार दिलो जान से सोच लिए कि आईएएस बस पोजीशन में बैठे हुए हैं, ऑर्डर दे रहे हैं कि ये चाय लेके आ, और फील कर पा रहे हो उसमें पूरा, बनोगे आप, मान के चलो। बस लगातार कंटिन्यूटी मेंटेन कर देना, बन जाओगे, बस जान हो जाए एकदम कि बस सोचो कि मदद कर रहे हैं किसी का। गाड़ी खड़ा है, बोल रहे हैं ड्राइवर को गाड़ी लगा, साइड में रख, अभी मदद करना है, और पूरा एकदम भीड़ो भाड़ा, ऐसा सब इमेजिनेशन जब चलोगे ना तो ऑटोमेटिक होता है यार, कोई बड़ा बात नहीं है, मेहनत बस करते रहना है। बहरहाल यहाँ देखो, ये दोनों डायग्राम आपको दिख गया होगा। ये मुझे बताना आप कॉमन सेंस से कि ये इरोजन से हुआ होगा कि डिपोजिशन से हुआ होगा, माने अपर्दन हुआ होगा कि जमा हुआ हो। ये जो रास्ता क्रिएट हुआ है उसकी बात कर रहा हूँ भाई, कोई डिपोजिशन मत बोल देना भाई, गॉड प्राण यहीं त्यागेंगे इतना पढ़ाने के बाद। सिंपल सा लॉजिक है कि इरोजन होते गया होगा, दबाव बनते गया होगा दोनों तरफ से, और रास्ता बीच में क्या है, बनता चला गया होगा, है ना। डिपोजिशन से तो सर और गहरा हो जाता। तो बार बार ये जो डायग्राम आएगा ना, कुछ कुछ यूपीएससी डायग्राम क्या करता है, ऐसा ही दे देगा ब्लैक एंड व्हाइट पे, सेम एज इट उठा के दे देगा। बहुत दफा तो ऐसा हुआ है कि एनसीईआरटी का चित्र ही उठा के चेप दिया गया है, सेम हूबहू। और अब इसमें पूछ लिया गया है कि रिवर का इरोजनल पैटर्न है कि रिवर का डिपोजिशनल पैटर्न है, कि ग्लेशियर का है कि विंड का है। अब उस केस में आप सोचो, जो आदमी रट के गया है, क्या घंटा में कहेगा पूछो हमरा का, उसको क्या पता है, हमको बस बता दूर मारेगा जय माता दी ए जय माता दी बी, बात खत्म। तो ये थोड़ा सा पार्ट। अब इसमें वर्ड जितना सारा है, यहाँ देखो क्या लिखा है, डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स। अगर डिपोजिशनल लिखा हुआ है तो थोड़ा सा इसका डायग्राम देखो, डिपोजिशन में कैसा बनेगा। आपको नहीं लगता कि डिपोजिशन में कुछ ऐसा जमा होगा? भाई जमेगा वैसे ही, रेत रखते गए जमता चला गया, बात खत्म।
उसी तरीके से फिर आगे डेल्टाज वगैरह है, बहुत सारे, ये मेंडर्स है, घुमाव। तो मेंडर जैसे बहुत सारा आप देखोगे उसमें घुमाव ही होता है। दिखाऊंगा डायग्राम, बड़ा मजा आएगा डायग्राम, आज नहीं कल ही दिखाऊंगा, सारा काम आज ही नहीं हो जाएगा, ठीक है ना। फिर उसके बाद ये सब चीज़ें, जैसे ये है गुफा। अब देखोगे कुछ कुछ गुफा ऐसे होते हैं कि उसमें से पूरा ग्लेशियर्स लटका हो, पूरा बर्फ ही बर्फ है, लटका हुआ टाइप है। अमरनाथ वगैरह में जब देखोगे ना तो वैसे ही रहेगा। तो ग्लेशियर्स के डिपोजिशनल पैटर्न है, ग्लेशियर्स के जमा होने के कारण वैसा स्ट्रक्चर बन गया। आप सुने होंगे आप लोग कि अमरनाथ में जाते हैं तो भगवान जी जाते हैं, उसके बाद वो बर्फ से अपने आप बन जाता है। अरे नहीं सुने हो क्या? सुने होगा कि बर्फ के शिव जी हैं, वो जो बर्फ ऐसे जमा होता है कि वो शिवलिंग बन जाता है और उसके बाद फिर वो खत्म भी हो जाता है कुछ समय बाद। अब बेवकूफ़ों का हमको नहीं पता, बट चलो ठीक है भाई, आस्था आप मानते हो मानो। हम तो मतलब इस बात पे भी विवादी हैं कि फिलॉसफी वगैरह के हम बार बार बोलते हैं कि ईश्वर है कि नहीं है। हम सुपर पावर में बिलीव करते हैं, ईश्वर में बिलीव नहीं करते हैं, लेकिन सुपर पावर बिलीव। आप बिलीव करते हो, हमको उससे कोई तकलीफ नहीं है भाई। आप हिंदू मानो, मुसलमान मानो, जो भी मानो, हम सब मान लेते हैं। लेकिन कहते लोग क्या है, अभी ठंड का समय है, अभी ठंड में बर्फ जमेगा कि पिघलेगा? जमेगा। अब जमा भाई, इंसिडेंस हो गया कि इस कदर जम गया कि स्ट्रक्चर, कभी कभी तो ऐसा पानी जम जाता है कि इंडिया का मैप क्रिएट हो जाता है उसमें, कुछ कुछ गड्ढे में ऐसा इमेजिनेशन हो जाता है। तो फिर भी मानते हैं तो लोग मानते हैं, हमें उससे मतलब नहीं। हमें क्या मतलब है, जैसे ही बोले लोग शिवलिंग, बोला भाई शिवलिंग बाद में, पहले है ग्लेशियर डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स, बाद का जो बना है वो आप देख लो जी, कुछ बुझा रहा है। इसीलिए जितना भी डायग्राम देखोगे सब डायग्राम देख के आपको आइडिया हो जाएगा कि किस चीज़ के कारण बना है। तो कल उसको कंप्लीट करेंगे पूरे अच्छे से। आज जो पढ़ाए एक बार समअप कर देता हूँ, बात खत्म करता हूँ। कल का क्लास सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि कल इसका पूरा प्रैक्टिकल यूज होगा। तो कोई संडे के चक्कर में नहीं ना, अगर बोलोगे तो मैं मंडे को पढ़ा लूँगा, ठीक है। नहीं तो संडे के दिन ऐसा लगता है आज संडे है और हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है कि हम आज यही घर पे रहेंगे। बहरहाल सुनो, जो पढ़ाए हैं बता देते हैं। रॉक से आपको पढ़ाए थे, तो रॉक्स में आपको 3 चीज़ बता दिया था पहले ही, इग्नियस, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक। उन सब का पूरा डिटेल टाइप बता दिया था। मैंने बोला था लास्ट में पढ़ के आओगे मेटामॉर्फिक वाला, उसके बाद एक बार और उसको एक्सप्लेन बाद में कर देंगे। दूसरा मैंने यहाँ बोला था आपको, आज जो पढ़ाया हूँ लैंडफॉर्म्स में आपको माउंटेन के टाइप्स हो गए, रिपीट कर लो सब साथ में। कौन कौन सा माउंटेन हो गया सब जल्दी, बिना देखे? होल माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन, वोल्केनिक, रेसिडिवल, 4 हो गए। चारों का अब आपके पास क्लियर है। वोल्केनिक से पहले जब हम फोल्ड की बात करेंगे तो 4 बन रहा था, सिमेट्रिकल, एसिमेट्रिकल, फिर उसके बाद ओवर टर्न, फिर उसके बाद रिकम्बेंट, फिर ओवर थ्रस्ट, वो मुड़ता चला गया, बात खत्म। आइसोक्लाइनल, दोनों तरफ से फोर्स लगेगा, दोनों तरफ बराबर बनेगा। उसके बाद मैंने आपको बताया कि प्लेटू, पिडमॉन्ट और इंटरमॉन्टेन। तो पिडमॉन्ट में एक साइड पहाड़, एक साइड या तो वाटर या फिर प्लेन एरिया। और उसके बाद जब मैं इंटरमॉन्टेन बोलूँ तो दोनों पहाड़ के बीच में, तिब्बत वाला ही, ध्यान रहेगा। अब आगे जब मैं बात करूं तो मैंने प्लेटू के बाद क्या पढ़ाया आपको, अलग अलग एक डायग्राम बताया जिसमें आपको वेदनिंग का टाइप बताया, कौन कौन सा, फिजिकल, उसके बाद आपका केमिकल और बायोलॉजिकल। और उसी के लिए मैंने एक डायग्राम सबसे टेबल बनाया, अर्थ मूवमेंट, इंडोजेनिक, एक्सोजेनिक। इंडोजेनिक में 2 पार्ट, स्लो मूवमेंट, फास्ट मूवमेंट। उस स्लो मूवमेंट फास्ट मूवमेंट का पूरा बता दिया आपको। उधर एक्सोजेनिक में वेदरिंग और इरोजन का पूरा पार्ट बता दिया, ये दिमाग में पूरा रहेगा। उसके बाद एपिरोजेनिक, जो एरिजोनिक, ओरोजेनिक, ये सब कुछ है, ये सारा वर्ड दिमाग में चलना चाहिए। कल इन सब का यूटिलाइजेशन होगा। अगर कल किसी को आने का मन बाकायदा नहीं हो, देखो कभी अगर ऐसा हो, मन नहीं हो, अगर लगे कि चलो एक दिन गैप ले लेते हैं, इस बात में कोई दिक्कत नहीं कि एक दिन गैप लेकर दूसरे दिन स्टार्ट कर लेंगे, कोई तकलीफ नहीं है, कहीं मरे नहीं जा रहे हैं। अगर हो तो बता देना, नहीं तो कल आ जाओगे तो कल क्लास रख लेंगे। आ जाओगे ना? तो जोर से तो बोलो, ऐसा नो। तो कल आके इसको कंप्लीट कर लेंगे। मंडे को या ट्यूसडे को एक दिन गैप ले लेंगे, ताकि पहले एक दिन जो आज पढ़ाया हूँ उसका क्वेश्चन आंसर और सब कुछ उस दिन डिस्कशन कर लेंगे। तो कल मैं जो बता दूंगा उसके बाद आपका काम बहुत बढ़ जाएगा, कहीं कि 3 चैप्टर खींचना है। और उसके बाद एक नया किताब बताने वाला हूँ मैं, जीसी लियोंग का किताब मैंने किसी बैच में नहीं खरीदवाया, आप लोग में खरीदवाऊंगा। और जीसी लियोंग फिजिकल ज्योग्राफी का सबसे हार्ड बुक है। और हार्ड बुक जब आप पढ़ के लगे कि फेंक देंगे, उस दिन आपको कॉन्फिडेंस मजा आएगा। ठीक है जी, तो चलिए मिलते हैं कल। रुक जाओ, एटलस वाला थोड़ा पार्ट कर लेते हैं, या कल ही कर लें? एटलस वाला कर लेते हैं, ठीक है ना। मैं आज जिनका बचा है उसको कल कंप्लीट करके फिर मैसेज करेंगे, ठीक है जी। तो चलिए मिलते हैं। अरे अच्छा लगा नहीं बोल के तो जाओ, ठीक है। तो उसको करके आना, फिर हम लोग कल क्लास करते हैं।